कितना खतरनाक है ये जाति व्यवस्था हमारे देश के विकास के लिए। ब्राह्मणवाद जो है वो एक सिस्टम है जिसको ब्राह्मणों ने बनाया है ना। वो कई बार कहते हैं आप ठाकुरवाद बनियावाद क्यों नहीं कहते, तो मैं कहता हूँ नहीं, लोगों को साइंस का कुछ भी नहीं पता। हवन करो तो उससे ऑक्सीजन निकलेगी, जो कि आई थिंक 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। कंबशन, जहाँ पे दूध होगा वहाँ पे बीफ होगा ही, ये एक सिंपल सीधी बात है। इसीलिए आज वेस्ट बंगाल में इतना हाई तौबा है, बड़े बड़े सेठ लाखों पेड़ काट रहे हैं। और फिर कहा जाए एक पेड़ माँ के नाम, अरे एक पेड़ माँ के नाम तो ठीक है, उनको क्यों काट रहे हो? वो जंगल है, नेचुरल जंगल से हैं। थिंकर्स आज भी हैं और जो पाखंडी बाबा हैं वो पहले भी थे। धीरेन्द्र शास्त्री, इसकी तो पुरानी वीडियोस है ना, हनुमान जी को नंबर मिलाता हूँ। आपने प्रेमानंद जी के बारे में काफी बोला है। तो जब विराट कोहली और अनुष्का वहाँ जाते हैं तो एक मैसेज जाता है लोगों में कि इतना कामयाब है इंसान, इतना आगे बढ़ चुका है तो इन्हीं की कृपा होगी। भगवान और भूत वो बराबर ही हैं, दोनों ही सुपर नेचुरल हैं, दोनों के लिए ही एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, दोनों ही केस में विश्वास ही जुड़ा है। 60 साल का बुजुर्ग और 27 साल के लड़के के कदमों में झुका हुआ है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? माँ बोलती है बेटी आजा, तेरे पापा तो बात कर ली, कुछ ना कहा, आजा आजा मैंने बात कर ली, जबकि उसको पता है कि मारेंगे उसको। मलाई चाटने की पूरी व्यवस्था तैयार हो गई कि ब्राह्मण है और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, और ये लोग तो अपना मजा कर रहे हैं, शूद्र सारा काम कर रहे हैं। आईपीएस बनने के बाद अगर वहाँ पर भी ये जाति वाला उनको झेलना पड़ रहा है और वो सुसाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे बदलेगा? जब भी कभी बदलाव की कोशिश हुई है तो बदलाव हमेशा है। भगत सिंह ने क्या कहा, मैं तो वो पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज का शो बेहद खास है। आज हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं थिंकर, ऑथर, फिल्म मेकर, रिसर्चर विजेता दहिया जी। विजेता जी, वेलकम आवर शो। थैंक यू। मैं चाहूँगी पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या हैं, रिसर्चर हैं, फिल्म मेकर हैं, ऑथर हैं, क्या है? मैं एक गांव का लड़का हूं जिसको सोचना पसंद है और अपना सोचते हुए फिर उसको सोच को मैं अलग अलग तरीके से बयां करता हूं। कभी यूट्यूब वीडियोस के लिए कंटेंट राइटिंग करता हूं, कभी फिल्म बनाता हूं, क्योंकि फिल्म काफ़ी अच्छा मीडियम है मुझे, जो पसंद है काफ़ी। तो लिखना, फिल्म मेकिंग करना और एक्टिंग करना, ये सब मुझे पसंद है। आपको सोचना पसंद है? जी जी। आप ध्रुव राठी के रिसर्चर भी रहे हैं, अभी भी हैं? हाँ, अभी थोड़ा कम कर दिया, बट अभी भी करता हूँ। यस। कैसे संपर्क में आए थे आप ध्रुव राठी के? ध्रुव ने बस एक ये वो डाला था अपना ट्विटर पे कि उनको रिसर्चर चाहिए, तो फिर मैंने ईमेल किया था अपने कुछ राइटिंग सैम्पल्स। तब तक मैं कोरा पे लिखता था। कोरा पे मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिल चुका था। तो फिर मैंने कुछ वर्क सैम्पल्स भेजे और थोड़ी बात हुई तो फिर स्टार्ट हो गया। सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो क्या रहा है आपका अब तक? बहुत सारे रहे हैं, तो कई, क्योंकि रिलीजन पे भी हम बोलते हैं, पॉलिटिक्स पे भी, तो कई ऐसे वीडियोस हैं जिन पे रही है कंट्रोवर्सी। मैंने आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सर्च किया था और उसमें सबसे ज़्यादा आपने जाति व्यवस्था की बात की है। जी। आप जाति व्यवस्था को जातंकवाद क्यों कहते हैं? आतंकवाद दरअसल क्या होते हैं कि वो एक इंडिविजुअल क्राइम की श्रेणी से बाहर चला जाता है। एक तो हम कहते हैं यार ये आदमी बड़ा ख़राब है, ये ना क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है और उसने किसी का पैसा लूटने के लिए या कुछ करने के लिए क्राइम कर दिया। लेकिन आतंकवाद तब होता है जब एक पूरी आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी के तहत कोई क्राइम किया जाता है ना। इसी तरीके से हम जैसे कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद, या हम कहते हैं खालिस्तानी आतंकी, या हम कहते हैं सैफरन टेरर। तो उसी तरीके से जाति व्यवस्था जो है वो लोगों के दिमाग में घर की हुई है ना। उनके दिमाग में ऐसे ऐसे फितूर हैं कि हम तो जन्म से श्रेष्ठ हैं, ये नीचे है, और इसने जो है ये क्यों छू दिया, मटका क्यों छू दिया, और इसने दूसरी जाति में शादी क्यों कर ली, और इसी विचारधारा के आधार पे वो क्राइम करते हैं। इसलिए इसको जातंकवाद कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं कि लोगों में भी इसको लेकर एक्सेप्टेंस तो है? जैसे आपने ये मटका छूने वाली बात की, राजस्थान में एक केस हुआ भी था। जी, एक बच्चे ने मटका छुआ और उसे उल्टा लटका के मारा गया। जी जी। उससे पहले तो एक इंद्र मेघवाल को तो जान से ही मार दिया था। 22 दिन में डेथ हो गई। कहीं ना कहीं ये तो लोगों के दिमाग में है और लोगों में एक्सेप्टेंस भी है। बिल्कुल। कैसे पॉसिबल होगा कि लोग जाति व्यवस्था के बारे में ना सोचें? वो तो देखिए, जब तक अभी कई बार लोग कहते हैं कि यार इसने तो पीएचडी की हुई है, ये फिर भी जाति व्यवस्था मानता है। हाँ, तो मानेगा ही, क्योंकि जो उसकी स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई हुई है
उसमें उसे जाति व्यवस्था के बारे में तो पढ़ाया नहीं गया। तो उसके दिमाग में तो भगवान को भी मानता है और वो मानता है कि स्क्रिप्चर्स हैं और धर्म में जाति है, और हाँ जी हमारे पिछले जन्म के कर्म थे इसलिए हम इस जाति में पैदा हुए हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो इस पूरे नैरेटिव को, इस नॉनसेंस को तो एक काउंटर मिल नहीं रहा ना एजुकेशन से। तो उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये जाति व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, और जब वो पूरी की पूरा उसका इतिहास देखेगा तब उसको समझ में आएगा कि जाति तो एक ब्राह्मणवादी कल्पना है, तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो अगर आप इंसानों को देखो तो 99.5% DNA अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो उन सभी में सेम है। सभी के सब केवल एक ही स्पीशीज है, होमोसेपियंस। जो दूसरे स्पीशीज थे जैसे निएंडरथल्स थे, डेनिसोवंस, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। अभी सभी एक ही प्रजाति से होमोसेपियंस, सभी पे सेम मेडिकल साइंस चलती है। और जो अब 0.5% बचा उसको लेकर भी लोग कहते हैं नहीं ये तो अलग है। लेकिन ये भी बता दूं कि जितनी भी जातियां हैं उनमें सेम 3 टाइप के ही DNA मिलते हैं। कोई प्योर जाट DNA नहीं है, प्योर ब्राह्मण DNA नहीं है। स्टेप DNA जो स्टेप से माइग्रेशन हुई, उससे पहले इरानियन फार्मर DNA जो जैग्रोस पहाड़ हैं मॉडर्न डे ईरान में, वहाँ से लोग आए थे। और सबसे एंशियंट माइग्रेशन जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन कहते हैं 60,000 साल पहले। तो ये 3 DNA है, AASI, इरानियन फार्मर और स्टेप DNA। तो सभी जातियों में यही 3 DNA मिलते हैं अलग अलग परसेंटेजेस में। और जब स्टेप माइग्रेशन हुई उसके बाद इंटरमिक्सिंग भी चलती रही और करीबन 1,500 साल। तो ये तो 2000 साल पहले हुआ कि जाति व्यवस्था पूरे तरीके से सॉलिडिफाई हो गई। तो इसलिए इस सबका कुछ भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप समझा रहे हैं जी, ये आम इंसान को समझ में नहीं आता कितना खतरनाक है ये जाति व्यवस्था हमारे देश के विकास के लिए। समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी हम एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ही जी रहे हैं। जब आप ये करते हैं कि इवोल्यूशन का चैप्टर हटा दो, कोई भी अगर थोड़ा सा दिमाग से सोचे यार इवोल्यूशन का चैप्टर कोई क्यों हटाएगा। इवोल्यूशन तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमें पता चलता है कि धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हुए, ह्यूमन हिस्ट्री की, होमोसेपियंस का विकास कब हुआ, और फिर किस तरीके से पहिए का विकास हुआ, आग को कंट्रोल करना सीखा, टूल्स चलाना सीखा, एग्रीकल्चर आया। तो इस ह्यूमन हिस्ट्री को हटाने में किसी का क्या फ़ायदा हो सकता है। वो वही है कि लोगों को इरेशनल रखा जाए और लोगों को ना समझाया जाए। तो जो स्कूल्स नहीं कर रहे वो हम अपने तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोगों को समझाएं। रिस्पॉन्स कैसा आता है लोगों का, लोग समझ रहे हैं? रिस्पॉन्स तो बहुत ही प्रोफाउंड आते हैं। एक तरफ से हेट भी आती है क्योंकि जो लोग अभी नहीं समझ रहे वो कह रहे हैं कि आपने ब्राह्मणों के खिलाफ बोला। फिर उन्हें समझाता भी हूँ कि नहीं, ब्राह्मणवाद जो है वो एक सिस्टम है जिसको ब्राह्मणों ने बनाया है ना। वो कई बार कहते हैं आप ठाकुरवाद बनियावाद क्यों नहीं कहते, तो मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकली यही है, वो ब्राह्मणों ने बनाया, ऑफ द ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको उसे कोई फॉलो करने की ज़रूरत है। कोई भी ब्राह्मण है वो भी अम्बेडकराइट हो सकता है। अम्बेडकराइट होना क्या है, जो हमारे देश में जो संविधान की वैल्यूज़ हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आज़ादी, बराबरी, बंधुता, जो उसको माने वो अम्बेडकरवादी है। और जो ऊंच नीच को माने कि आदमी औरत से ऊपर और ब्राह्मण दलित से ऊपर, जो इसको माने वो ब्राह्मणवादी है। और जो इन रिचुअल्स को माने कि ये रिचुअल से मुझे भगवान की कृपा मिलेगी और ब्राह्मण जो है ठेकेदार है भगवान का, उसके थ्रू कृपा मिलेगी, तो ये सब तो बेवकूफ़ियाँ हैं ना। तो कोई अगर ब्राह्मण परिवार से भी है वो ये सब क्यों माने। लेकिन अब जो लोग समझ जाते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा ब्राह्मण परिवार के बहुत सारे लड़के लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जिनमें बहुत सारा प्रेम होता है, बहुत सारा सम्मान होता है कि सर आपकी वजह से हम ये सब समझ पाए और हमारे अंदर जो यूनिक शख्स है उसको हम अब देख पा रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, और थैंक यू हमें इस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं। आप नास्तिक कैसे बने? नास्तिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बनेंगे या खुद को आपको कोई सर्जरी करनी है, क्योंकि भगवान के खिलाफ बोला हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं है। जब कोई तो सोच क्लिक हुई होगी। जब कोई बच्चा होता है वो नास्तिक ही पैदा होते हैं। ठीक है, और अगर हम एक बच्चे की जर्नी को देखें ह्यूमंस की जर्नी से, तो काफ़ी एनालॉगस है कि जब
जो जब ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हो रही थी तो ये हुआ कि यार आग लग गई कहीं पे जंगल में अचानक से, कहीं पे बिजली गिर गई, ये सब क्या हो रहा है, लोग घबरा जाते थे, है ना। इसलिए उनके दिमाग में आया कि यार कुछ तो है, कोई तो ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ना भगवान ऊपर है, ऊपर, क्योंकि बारिश ऊपर से आ रही है, बिजली ऊपर से कड़क रही है। लेकिन धीरे धीरे साइंस का विकास हुआ और अब तो हमारे पास इन सब चीज़ों के हमें पता है कि क्या क्या कारण है। तो इसी तरीके से जो बच्चा है जो आज के युग में पैदा होगा, वो तो उसको तो पता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है वाटर साइकिल है और बिजली क्यों कड़कती है। तो किसी भी बच्चे को कभी भी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी भगवान के कॉन्सेप्ट की। बच्चा हमेशा, तो जो यूथ है वो तो बहुत मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें करप्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो पैदा हुआ, 2 साल का ही है, चलो बेटा, है ना, अल्लाह अकबर और राधे राधे और जो भी हालेलुया और भगवान और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और इतनी कम उम्र से जब आप बता देते हैं तो वो ना आपकी कॉन्शियस मेमोरी में नहीं रहता, वो आपके अनकॉन्शियस में चला जाता है और आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जैसे ही कोई रिलीजन के खिलाफ बोलता है तो उन्हें ये नहीं लगता कि किसी अलग चीज़ के बारे में बोला, उन्हें लगता है जैसे हमारे ऊपर अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो उनका बिलीफ है वो उनके अनकॉन्शियस में, उनकी पर्सनैलिटी में पूरे तरीके से एम्बेडेड है। बिल्कुल है ना। तो यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब लोग चीज़ों को देखेंगे, जब उनके अंदर एक मतलब एक प्यास होगी चीज़ों को देखने की, जो आचार्य प्रशांत आजकल कहते हैं कि मानो नहीं जानो, हालांकि खुद उनकी फिलॉसफी में कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वाकई कोई जानने की कोशिश करेगा तो देखेगा उसके दिमाग में सवाल आते जाएंगे। जैसे मेरे दिमाग में आया था कि यार अगर ऐसा है तो ये ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे है अगर किसी ने नहीं बनाई। और फिर मुझे इवोल्यूशन का पता चला कि यार ये तो अच्छा 450 करोड़ साल से इवोल्यूशन चल रहे हैं, किस टाइप से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उससे अलग अलग सेल्स हुए, फिर जो है मछली टाइप के जीव बने, उनमें से कोई यहाँ पे आया, तो आँखें कैसे वो हुई और फिन्स और जो वे थे वे किस तरीके से हाथ बने, कैसे वो चलने लगे। तो हमें बिल्कुल समझ में आता है कि इतने लंबे 450 करोड़ साल की जो प्रोसेस है और किस किस तरीके से एनवायरनमेंट में अलग अलग फैक्टर्स थे, उस हिसाब से इवोल्यूशन होता गया। तो अब तो मुझे कोई डाउट नहीं है। या कई लोग कहते हैं कि अच्छा अगर भगवान नहीं है तो अर्थ उतनी एग्जैक्ट डिस्टेंस पर कैसे है, थोड़ा सा भी इधर या उधर होती तो सूरज में टकरा जाती है, इधर होती। बट अगेन आप जेमिनाई से बात करोगे, चैट जीपीटी से बात करोगे, आप उसको सिंपली ये कहो कि यार ईमानदारी से मुझे रैशनल जवाब इसका दो, तो आपको सारे जवाब मिलते जाएंगे। तो कोई भी एक आम आस्तिक है ना, उसके दिमाग में एक भी सवाल ऐसा आ ही नहीं सकता जिसका साइंस को ना पता हो। लोग ये तो कहते हैं कि अरे साइंस को तो दुनिया के बारे में 1% भी नहीं पता, लेकिन जितना साइंस को पता है क्या आपको उसका 1% भी पता है? कुछ भी नहीं पता। लोगों को साइंस का कुछ भी नहीं पता। लोग तो अभी ये कह रहे हैं कि हवन करो तो उससे ऑक्सीजन निकलेगी, जो कि आई थिंक 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है, कंबशन, है ना, कि ऑक्सीजन यूज होती है और कोई भी चीज जले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। अब तो ये भी कहा जा रहा है ना, जबकि साइंटिस्ट तो क्लियरली बता चुके हैं कि उसमें प्रॉब्लम होती है, उससे बीमारियां होती हैं, साइंटिस्ट बता चुके हैं, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनका फेद वो सामने आ गया, उनका बिलीफ। विजेता जी, अभी आपने आचार्य प्रशांत जी की बात की और आपने कहा कि वो कहते हैं कि मानो नहीं जानो, लेकिन आप उनके अगेंस्ट भी आपने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो आप उनकी विचारधारा से सहमत हैं या कहीं कोई वहाँ पे भी दिक्कत है? नहीं, वैसे तो देखिए मेरा कोई उनसे कोई पर्सनल खुन्नस तो है नहीं ऑफ कोर्स, और अच्छा ही लगता है कि मुझे लगता है कि हाँ शायद वो एक अपने दिमाग में एक मिशन तो लेके चल रहे हैं, लेकिन ना वही है जहाँ मुझे लगता है कि उनकी टेक्निक ही गलत जा रही है। तो फिर मुझे बोलो, जैसे अगर आप कहते हो कि मानो नहीं जानो, इसी बात को ले लेते हैं, है ना, फिर आप लेकिन प्रवचन दोगे 1 घंटे का कि ब्रह्म अचिंत्य है, अकथनीय है। अरे अगर अचिंत्य है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, तो फिर आपने कैसे सोच लिया? आपने ये बात भी कैसे सोच ली? या अकथनीय है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इतने सारे ग्रंथ कैसे लिख दिए, है ना। तो वो जिस तरीके से कह रहे हैं अद्वैतवाद, ठीक है, फिगरेटिवली अद्वैतवाद अच्छी चीज़ है। मैंने भी कई बार कई सारे पॉडकास्ट में तारीफ़ की है, एक फिगरेटिव सेंस में देखें कि भाई जो विद्वान वो है जो दूसरों में खुद को देखे और खुद में दूसरों को देखे। तो एक नास्तिक की तरह भी मैं इसको देख सकता हूँ कि हम एक अलग अलग सर्कमस्टांसेस में पैदा होते हैं।
शायद आप मेरे सर्कमस्टांस में पैदा होते तो मे बी आप उस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते। और जिनकी बुद्धि जाग जाती है, ठीक है, बुद्ध की पीछे मूर्ति दिख रही है, तो जिनकी बुद्धि जाग जाती है तो फिर वो अपना अहंकार, लालच, ईर्ष्या छोड़ देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाते हैं। तो फिगरेटिव सेंस में मैं इसको मान सकता हूँ, लेकिन आप लिटरल सेंस में ये कहो कि नहीं जगत मिथ्या है, भ्रम सत्य है, मतलब जो हमें दिख रहा है, ये माइक, आप, मैं, ये बॉटल, ये कैमरा, जो हमें दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, ये सब तो मिथ्या है, लेकिन जो दिख नहीं रहा वो सत्य है। तो ये भी तो एक विश्वास ही हुआ तो ना। काफी प्रैक्टिकल है, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे वो महिला अधिकारों को लेकर हो, उनके अवेयरनेस को लेकर हो। जहाँ तक मैंने उन्हें सुना है, वो अक्सर महिलाओं के लिए काफ़ी, महिलाओं को जागरूक करने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, वो यूँ तो कहीं ना कहीं एक दिशा तो सही दे रहे हैं जी। फिर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई वो बहुत अल्पकल्पनीय चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं तो फ़र्क देखिए ये होता है कि जैसे आप वीगनिज़म की जैसे, ठीक है, बात करते हैं, तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप वीगनिज़म को सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो अब इसमें होता क्या है कि जो इंसान जिसको कभी दूध मिला नहीं आज तक, है ना, जिसको तुमने कहा कि हम तो गाय का दूध दूह लेंगे, और जब गाय हमारे काम की नहीं रहे तुम उसको ले जाओ, मार लो, खा लो, तो ये तो है ही ना, जहाँ पे दूध होगा वहाँ पे बीफ होगा ही, ये एक सिंपल सीधी बात है। इसीलिए आज वेस्ट बंगाल में इतना हाई तौबा है। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया कि भाई अच्छा इतनी ही दिक्कत है तो हम तुम्हारी गाय खरीद नहीं रहे। अब जो हिंदू हैं उनको तो नुकसान हो गया, क्या अब क्या करें, जो थोड़ा बहुत पैसा आना था वो आया नहीं, तो हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। अभी तो ऐसा चल रहा है कि कोई, आई थिंक एएमएम के कोई वर्कर थे, उन्होंने ही कॉल करके बताया कि ये देखो इसमें गाय का मीट है, तो मुस्लिम्स ने एक ऊनो रिवर्स खेल दिया है ना। तो ये जो हिपोक्रेसी है हमेशा से चलती रही है कि जो कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने दूध पिया और उसको उसके लिए छोड़ दिया। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वे लोग शायद अब उस लेवल पे पहुंचे भी नहीं है अभी सब लोग, तो कि वे भी दूध पीना स्टार्ट करें। और अभी आप उनको ये कह दो, अरे तू दूध पी रहा है, तू तो बहुत ही पापी है ना। तो अगर कोई इंसान विराट कोहली जैसा अमीर है, वो वीगनिज्म अपनाए, वो ये कहे कि यार मेरे पास तो हर तरह का पैसा है, सब कुछ है, मेरी तो प्रोटीन इंटेक, विटामिन B12 इंटेक, सब कुछ मेरी तो पूरी हो जाएगी, चाहे मुझे शित्तेक, मशरूम्स जैसे बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जिनमें B12 होते हैं, कहीं से भी मंगवानी पड़े मैं तो कर लूँगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप एक मॉरल सुपीरियरिटी बना दोगे तो ये तो फिर वो पहले वाली चीज़ हो गई कि पहले तो मीट खाते थे, जब श्रमण मूवमेंट चले, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तब मीट खाना छोड़ दिया कि यार ये तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तब मीट खाना छोड़ दिया और खुद को कह दिया कि हाँ 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 हम सबसे मॉरली सुपीरियर। अब वही मॉरल सुपीरियरिटी आप आज के टाइम में ला रहे हो। जिन लोगों को, बेचारों को अभी तक दूध नहीं मिला है, उनको तुम ये बता रहे हो कि अरे तुम तो दूध पी रहे हो और तुम पापी हो, तो ये प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक वीगनिज्म कंपैशन पे बेस्ड है, ठीक है, मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन जहाँ पे वीगनिज्म अगेन वही एक मॉरल सुपीरियरिटी का, एक प्योरिटी पॉल्यूशन का फॉर्म ले लेता है, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज की भी अगर बात करें तो अभी बताया जा रहा है कि सुनो ATM से ना पेपर स्लिप मत निकालो, इससे ना पेड़ कट जाएंगे। ठीक है जी, नहीं निकालेंगे, लेकिन आप ये देखो ना कि 1% जो लोग हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट लगभग दुनिया के आधे कार्बन फुटप्रिंट के बराबर है। एक फ्लाइट भी में भी अगर वो जाते हैं, वो इतना कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है जो हजारों लोगों की पूरी जिंदगी का कार्बन फुटप्रिंट होगा। और आप उन लोगों के खिलाफ विरोध करने की बजाय, है ना, जो लाखों लोगों के कार्बन फुटप्रिंट के बराबर एक इंसान अकेला कर रहे हैं, आप कह रहे हो हाँ चलो यार ये भी गलत है, लेकिन यार तुम सब लोग जो कर रहे हो ना, ओहो तुमने तो ना यार ये कर लिया, श्वेता तुम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो, AC चला लिया। तो जहाँ पे श्वेता को ये करने लग जाए कि तुम तो कार चलाती हो, है ना, लोगों को इस तरीके से पिन पॉइंट करने लग जाए एक ब्रॉडर पिक्चर को छोड़ के, तो फिर प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े सेठ लाखों पेड़ काट रहे हैं और फिर कहा जाए एक पेड़ माँ के नाम। अरे एक पेड़ माँ के नाम तो ठीक है, उनको क्यों काट रहे हो? वो जंगल हैं, नेचुरल जंगल से हैं, सैकड़ों हजारों साल से हैं, वहाँ पे कुछ स्पीशीज के लिविंग हैबिटेट हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेकिन वो तो नहीं यार, समझो यार, वो तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, विकास। जबकि आप दुनिया भर के देशों में देखिए कि जिस तरीके से सिटीज़ की जो प्लानिंग है, वहाँ पे क्लाइमेट पार्क होते हैं, वहाँ पे कभी ये नहीं होता कि आप पूरे के पूरे एक जगह को बैरन कर दें,
वहाँ पे बनाए और बीच में बस छोटे छोटे पेड़ लगाए, ऐसा नहीं होता। वो उसी के बीच में ही एक नेचर को ही एसिमुलेट करते हुए प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिया में भी हो सकती हैं, लेकिन हमें तो आदत लगी हुई है हिपोक्रेसी की, कि जो इंसान नीचे है उसी को ही आप गिल्टी फील करवाते रहो, तो इससे तो होगा नहीं। ऐसे तो फिर जो जग्गी वासुदेव हैं उन्होंने भी नदियाँ बचा दी ना, कि मिस्ड कॉल मारो नदियाँ बच जाएंगी। लोगों ने धड़ाधड़ मारी मिस्ड कॉल, मैं नदी बचा रहा हूँ। फिर अभी उन्होंने ये कहा सॉइल को बचाओ, और कैसे, चलो जी मैं बाइक पे बैठ के और मैं एक बाइक यात्रा करूँगा, सॉइल बच गई। तो इससे नहीं होगा। आप बाबा बात के खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोलते हैं, जैसे आपने बागेश्वर के खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोला है, और बागेश्वर महाराज ने तो बाकायदा मन से जातिवाद को प्रमोट भी किया है, खुल्लम खुल्ला किया है। अभी जब आप स्टेटमेंट एक दे रहे थे तो मुझे कल ही बागेश्वर जी की एक स्टेटमेंट आई है सामने, कि उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की है कि भाई आप पेट्रोल डीजल बचाएं, तो उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले अपने जो चील विमान हैं जो उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए आप उनको रोकिए, क्योंकि उससे आए तो उसमें खर्च होता है। तो आप इस बयान से सहमत हैं उनके? हाँ, सहमत है, लेकिन बात वो है ना कि पूरा अंदर ही अंदर सिस्टम वगैरह चल रहा होता है ना, हमें तो पता ही नहीं चलता। वो प्रधानमंत्री मोदी के तो छोटे भाई हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा था, है ना। तो दरअसल होता क्या है कि जब किसी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म होने लग जाती है ना, तो आपने अर्नब गोस्वामी को भी देखा था कि बीच में एक बार सरकार के खिलाफ बोलने लगा, एकदम से बड़ा हंगामा हुआ। मुझे भी कई लोगों ने फोन किया, यार विजेता ये अर्नब का क्या चक्कर है, ये वो बोल रहे हैं। मैं इसीलिए क्योंकि जो अंधभक्त हैं वो भी बोर हो गए हैं कि अरे क्या ही देखना टीवी पे, हाँ हमें पता ही है मोदी जी का गुणगान चल रहा होगा। तो लिबरल्स ने तो छोड़ा, अंधभक्तों ने भी टीवी देखना छोड़ दिया था, क्या हमें पता ही है सब चंगा सी है वो। तो फिर लेकिन कुछ खलबली सी हुई और फिर से, लेकिन करना तो उनको वही है। लेकिन विजय जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो आज का यूथ है वो कुछ ज़्यादा ही बाबावादी की तरफ जा रहा है? वो मतलब साइंटिफिक अप्रोच तो अपना ही नहीं रहा है, वो धर्म की बात कर रहा है, वो भजन क्लबिंग की बात हो रही है आजकल। तो आपको लगता नहीं ना कहीं वो साइंटिफिक अप्रोच छोड़कर जो इस तरफ जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है? देखिए मैम, ये भी ना हमारे दरअसल अहंकार की एक बायस होती है कि नहीं, पहले तो सब बहुत कमाल का था, पहले तो सतयुग था, ये अब कलयुग आ गया। पहले तो थिंकर्स को फॉलो किया जाता था, आज के टाइम में पाखंड आ गए हैं। स्क्रिप्चर्स में तो सारा ही कुछ A1 है, वो तो अब प्रॉब्लम हो गई है, डिस्टॉर्शन आ गए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के टाइम में भी थिंकर्स हैं, ठीक है। मतलब आचार्य प्रशांत का हम इन सब लोगों के साथ नाम ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है कि आचार्य प्रशांत से बेहतर हैं, मैं मानता हूँ ये बात, ठीक है। लेकिन उनके अलावा भी और भी कई लोग हैं जो थिंकर्स हैं। अर्पित एक्सप्लेन्स मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सिड अनकट करके एक लड़का है, वो फिलॉसफी जो कि पहले डिस्कस होती थी किसी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, वो चीज़ें भी अब इंस्टाग्राम पे हैं। उत्कर्ष एक और लड़का है, वो फिलॉसफी पे बनाते हैं। तो थिंकर्स आज भी हैं, और जो पाखंडी बाबा हैं वो पहले भी थे। वो 3500 साल से दोनों ही साथ के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आज के टाइम में सोशल मीडिया है ना, तो जो गली मोहल्ले के जो बाबा थे उनमें से कुछ एक फेमस हो गए हैं। जो ये है धीरेन्द्र शास्त्री, इसकी तो पुरानी वीडियोस है ना, हनुमान जी को नंबर मिलाता हूँ टक टक टक, तो बिल्कुल ही एक ऐसा लगता है हाँ, पर्ची देखकर। तो ये गली मोहल्ले के ऐसे तो बहुत सारे बाबा रहते हैं, इनमें से एक को उठाया, यार ये बंदा सही है बात करने में, चलो भाई इसको प्रॉप अप करो। अचानक से आप सब जगह देखने लग जाते हो कि वो ये कौन है, मतलब आपको पता नहीं ये कौन है, और ये अचानक से इस टीवी चैनल पे, इस टीवी चैनल पे, हर एक टीवी चैनल पे वो दिख रहे, पॉडकास्ट पे दिख रहे। क्यों? तो ये सब कुछ प्रॉप अप किया गया होता है। लेकिन विजय जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि पर्ची देखकर अगर कोई बाबा आपको भविष्य बता रहा है तो मानने वाले की भी उतनी ही गलती है जो उसे मान रहा है कि वो सही बता रहे हैं? गलती तो देखिए, अगर कोई भी अडल्ट है, एक ऐसे थ्योरेटिकल सेंस में बात करें तो हाँ, सबके अंदर एक बुद्धि का पोटेंशियल है, बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए। बस फ़र्क ये रहता है कि जिन लोगों को कभी भी एक वो बुद्ध की सोच जिन तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध को भी बॉटल में बंद कर दिया, है ना। उनकी तो सोच थी कि यार बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपो दीपो भव, तुम सोचो कि क्या मामला है, और उन्होंने तो तरीके भी बताए। लेकिन ब्राह्मणवादियों को जब लगा ना कि अब तो इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो क्या है, अरे हाँ कुछ नहीं, हम भी इनके सम्मान करते हैं, विष्णु के अवतार है, चलो ठीक है, हो गया वापस से अवतार बता दिया, है ना, और वापस से चलो वही सब, और कर्म कांड और ये सब चीज़ें, और ये पैसा डालो कृपा आ जाएगी। तो वे लोग जो
बेचारे पैदा ही उस चीज़ में हुए है ना, तो उनसे क्या उम्मीद करें। मुझे तो ज़्यादा हैरत उन लोगों पे होती है जो जग्गी वासुदेव के फॉलोअर्स हैं। वो तो क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनसे मेरी ज़्यादा उम्मीद है कि यार तुम तो पढ़े लिखे भी हो, तुमने भले ही चलो एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन सिस्टम एक ठीक ठाक चीज़ तो बता देता है ना। वो उसी में फंस रहे हैं कि वो 4-5 वर्ड्स बोल देते हैं, क्वांटम, डायमेंशन, वाइब्रेशन। अब वो वही है कि जब वो वाइब्रेशन पढ़ाई जा रही थी फिजिक्स में 9th क्लास में, तब तो उनको अरे हम तो भाई बैक बेंचर हैं, हम तो भाई बैक बेंचर हैं, तब उन्हें बैक बेंचर होने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और इसलिए कोई भी अब ऐसा बाबा वाइब्रेशन और ये बोल के आपको लगता है अरे यार क्वांटम, डायमेंशन, गजब ही कर दिया। लेकिन तो कहीं ना कहीं हम जगह जग्गी वासुदेव की बात करें या बाबा बागेश्वर की बात करें, आचार्य प्रशांत की बात करें, इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, मिलियंस में है, और इनमें वो भी हैं जो सो कॉल्ड आइडियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जिनको लोग चाहते हैं कि हम ऐसा बने। जैसे मैं अभी बात करते हैं हम अब प्रेमानंद जी की। आपने प्रेमानंद जी के बारे में काफ़ी बोला है। तो जब विराट कोहली और अनुष्का वहाँ जाते हैं तो एक मैसेज जाता है लोगों में कि इतना कामयाब है इंसान, इतना आगे बढ़ चुका है, तो इन्हीं की कृपा होगी। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है, तो यूथ भी तो कंफ्यूज है ना कि यूथ क्या समझे। तो यूथ के जो सोचना पड़ेगा बनना चाह रहे हैं, अब वो वही उनके सामने झुके हुए हैं। अब वो अस्पताल में गए हैं, है ना, वैसे वो कहते हैं कि भाई तुम ये नाम जप करो और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और अकाल मृत्यु का भय चला जाएगा। वो वृंदावन में भी आपने देखा होगा कि नाव पलट गई, वो राधे राधे वही बोल रहे थे, है ना, और वो नाव डूब गई। एक औरत बची जिसने इंस्टा रील ये वाली देखी थी कि अगर आप डूबने लगो तो आप कैसे बचो, है ना, वो बच गई साइंस के बेसिस पे, है ना, और बाकी तो डूब गए। अब लेकिन ब्राह्मणवादी कभी मानते नहीं अपनी गलती। वो कह रहे नहीं, बाबा ने ये नहीं कहा था कि अकाल मृत्यु टल जाएगी, बाबा जी ने कहा था अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सेंस क्या बनी इस चीज की। तो जब कुंभ में भगदड़ में लोग मरे थे तो ये भी स्टेटमेंट आई थी कि जो गए हैं उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। फेलियर नहीं माना गया था। बोल ही देंगे ना, बोल ही देंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो लोग हैं ना, इनके वो इतना डीप है, मतलब जो इनका बिलीफ है और ये है, तो उसके लिए ना जो साइको एनालिसिस का प्रोसेस होता है ना, कि वो दिमाग के बिल्कुल भीतरी उनको टटोलता है कि कौन सी ट्रॉमा रही, क्या ऐसा रहा बचपन में इनके साथ क्या हुआ। तो लोगों को साइको एनालिसिस की ज़रूरत है। और इसलिए आचार्य प्रशांत की जो एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है, मैं मान सकता हूँ कि वो जन कल्याण के लिए कर रहे होंगे, लेकिन इसलिए मुझे टेक्निक गलत लगती है कि जब तक आप लोगों को हिम्मत नहीं देंगे, जब तक आपके अंदर खुद वो हिम्मत नहीं होगी कि एवरीथिंग, जो भगत सिंह ने कहा ना कि एनी रेवोल्यूशनरी ही हैज टू क्रिटिसाइज एवरी आइटम ऑफ द ओल्ड फेथ। किसी भी चीज़ को ऐसे ही मत मानो। यही चीज़ बुद्ध ने कही, अपो दीपो भव, कि ऐसे ही मत मानो कि किसी ने कहा है या किताब में लिखा है, क्या है, देखो, परखो, सोचो कि क्यों है यार, इसका क्या मतलब है, ये ठीक भी है नहीं है। तो तरीका लिबरेशन का यही है और कोई तरीका नहीं है। क्या बुद्ध के देश में बुद्ध की वैल्यू है? कहाँ, वो तो मैंने कहा ना, बोतल में बंद कर दिया। अब तो बस वो किसी आप होटल में जाओ, मूर्तियाँ तो सब जगह दिखती है, पर उनकी सोच कहाँ है, वो तो है नहीं। और मैं कहता हूँ कि यही ब्राह्मणवादियों का सबसे बड़ा महापाप है कि एक देश जिसमें 2500 साल पहले किसी ने बात कही बुद्धि का इस्तेमाल करो, और आप देखिए उसी को रोक दिया। और इसकी वजह से हुआ क्या है, ये ऐसा है कि एक और पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि जैसे श्वेता मान लीजिए दर्द में है, श्वेता कहती है कि मैं तो बड़े दुख में हूँ, बड़ी पीड़ा में हूँ, और विजेता कहे अरे मेरे पास दवाई है। लेकिन अब ये जो भाई साहब बैठे हैं ये कहें अरे श्वेता छोड़ो ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अपनी नकली दवाई बेचने में, है ना, ताकि उनका धंधा चलता रह सके। अब श्वेता अगर ठीक हो गई और ये वाली दवाई फैल गई सब जगह, फिर तो उनका तो धंधा बंद, है ना। तो अब ये तो बात है केवल श्वेता की। अब श्वेता की जगह इमेजिन कीजिए पूरे भारत को, कि पूरा भारत पीड़ा में है, दवाई दे दी गई थी, बता दिया गया था कि यार दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण संभव है, ये उसका मार्ग है। और मॉडर्न साइकोलॉजी उस चीज़ को आज अटेस्ट कर रही है कि भाई जब आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जब आपकी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या होता है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल है, वो बढ़ता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो मॉडर्न साइकोलॉजी तो इसको अटेस्ट कर रही है ना। बुद्ध ने भी, ओशो ने भी इसी की बात की, साक्षी भाव,
कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। कृष्णमूर्ति ने भी यही कहा कि ऑब्जर्व करो, लेकिन ब्राह्मणवादियों का तो धंधा ठप हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसको साइड किया। और अरे सुनो, दुख है, अरे यार लाओ ना 500 का पर्ची दो, हम ग्रहों की दशा बदल देंगे, हम अच्छा ग्रह में कलेश चल रहे, चलो घर को पवित्र कर देंगे, तुम्हारे जो पितर हैं उनकी आत्मा को हम स्वर्ग भेज देंगे, हम ये कर देंगे। तो हर चीज़ में धंधा है। इंसान पैदा होता है वहाँ से और उसके मरने तक उनका धंधा बरकरार है, हज़ारों साल से चल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने काफ़ी वास्तु वालों के भी पॉडकास्ट किए हैं, तो कहते हैं वास्तु इज़ अ साइंस। इट्स नॉट अ साइंस। ये तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि किसी भी चीज़ को आप साइंस बोल दो, लेकिन साइंस दरअसल क्या है? साइंस तब हम मानते हैं कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको बार बार किया जा सके और उसका हमें एम्पिरिकल एविडेंस मिले, क्वांटिफाइबल वेरीफाइबल रिजल्ट्स मिले, उसका पीयर रिव्यू हो, वो चीज़ कहीं पे लांसेट जैसे, नेचर जैसे किसी मैगजीन में वो छपती है, लोग उसको बार बार टेस्ट करते हैं। जो स्केप्टिक्स है, स्केप्टिक्स उसको देखते हैं कि यार ये है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जब वो इन सभी पैरामीटर्स पे जब वो सच साबित होती है, तब हम उसे साइंस कहते हैं, अदरवाइज तो साइंस थोड़ी ना है। तो वास्तु का कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट? अब मेरे घर में मैंने तो कभी वास्तु फास्तु कुछ नहीं माना है ना, कि किधर वो है या किधर नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें किसी का दरवाज़ा इधर है, किसी का इधर है, क्योंकि जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, बट लोग खुश हैं। तो ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं वास्तु के, वो बहुत बताते हैं कि ये साइंस है, प्योरली साइंस है। हाँ, वो तो कहेंगे ही। जग्गी वासुदेव भी तो यही कहता है कि पहले के टाइम में जो मंदिर होते थे उनकी छत की हाइट पता नहीं क्या कि 11 के मल्टीपल में होती थी और उससे एनर्जी निकलती है। अब ये सब मकड़ जाल तो आप कितने भी बना लो, लेकिन उसके साइंटिफिक पेपर कुछ है नहीं ना। पिछले जी मकड़ जाल बने कैसे? और लोग इतने बड़े तादाद में जिन्हें फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने जैसे पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा कि जो बालाजी का मंदिर है वो वास्तु के हिसाब से इतनी अच्छी जगह पर है कि वहाँ पे अपने आप ही धनवर्षा होती है, इतना पैसा चढ़ता है। तो ये सारी स्टोरीज आती हैं, तो लोग क्यों नहीं विश्वास करें? मतलब लोगों के पास तो पूरे रीज़न है ना विश्वास करने के सब चीज़ों। देखिए, कोई भी जो इस टाइप की बातें हैं, कहानी तो सबके लिए है। अब कई लोग हैं, वे कहते हैं हम भगवान को मानते हैं और वे खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, और वे कहते हैं अरे तुम भूत को मानते हो, तुम तो यार कैसे अंधविश्वासी हो, भूत को मानते हो। लेकिन वो ये नहीं समझते कि भगवान और भूत वो बराबर ही हैं, दोनों ही सुपरनेचुरल हैं, दोनों के लिए ही एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, दोनों ही केस में विश्वास ही जुड़ा है, दोनों को लेकर ही बहुत सारी कहानियां ही हैं। और इवन अगर एनेक्डोटल एविडेंस की बात करें तो भूत को लेकर ज्यादा मिल जाएगा, कि जहां लोग कहते हैं कि मैंने भूत देखा है, ये कहने वाले कि मैंने भगवान देखा है वैसे कम मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भूत में विश्वास करना ज्यादा सही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरा विश्वास तो विश्वास और तुम्हारा जो विश्वास है वो अंधविश्वास। तो लोग इस तरीके से करते हैं। वरना भगवान हो या परियां हो या भूत हो या ड्रैगन हो या वास्तु हो, कोई भी आप चीज़ देख लो, जब तक उसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है तो उसको हम नहीं मान सकते, वो केवल एक विश्वास ही है। हर एक विश्वास एक अंधविश्वास ही है। और यही मैंने जो अद्वैतवाद के बारे में कह रहा था, इट इज़ लाइक अ वेरी नाइस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सुपरस्टिशन, जो कि मे बी इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे कहोगे कि भाई ये सब मिथ्या है, तो आप प्रूव करो ना कि ये मिथ्या है, कैसे है ना। वरना जो प्रत्यक्ष है, पहले तो हम यही मानेंगे ना कि ये चीज़ है, लेकिन आप कह रहे हो कि ये नहीं है और जो नहीं दिख रहा वो है, तो वो भी एक विश्वास ही है। पिताजी जी, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो, बड़े सही होते हैं। लेकिन जब वही बड़े 60 साल का कोई बुजुर्ग बाबा बागेश्वर के चरणों पे हैं और वो इस तरीके से उन्हें ट्रीट करा जैसे उनके चरणों में वो पड़ा है, उन्हें पता भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या सोचे? क्या इधर हम बड़ों को फॉलो करें? क्योंकि बच्चे तो वही सीख रहे हैं, उनको सिखाया भी वही गया कि जो बड़े कर रहे हैं वो सही है। लेकिन जब 60 साल का बुजुर्ग अगर 27 साल के लड़के के कदमों में झुका हुआ है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? रीज़न जो है वो एक ह्यूमन माइंड की एक नेचुरल स्टेट है। छोटे छोटे बच्चे सवाल पूछते हैं, अब उनको रोका कैसे जाए? तो इसके लिए आपको कुछ जुमले गढ़ने होंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, कि यार पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपना सिस्टम चलाना है, तो एक ऐसा करो, माँ बाप से सवाल करना अपमान हो जाता है। उस बच्चे को आप गिल्ट में डाल दोगे
कि अरे अच्छा तू 4 किताबें पढ़ के तू ज़्यादा वो हो गया, तो माँ बाप से सवाल कर रहे, शर्म नहीं आती, उसको आप जलील कर दोगे, जबकि वो बच्चा तो सही सवाल पूछ रहा है ना। तो इसी तरीके से चलता रहते हैं। और जो आता है ना एसएससी सीजीएल वगैरह में रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है, और उस टाइम पे एक नौकरी पाने के लिए लोग रीजनिंग सीखते हैं। दरअसल वो रीजनिंग पहली क्लास से सिखाई जानी चाहिए कि A=B, और ये जो अलग अलग इस टाइप के जो होते हैं वो बचपन से सिखाया जाना चाहिए। वो नहीं सिखाते हैं। बचपन से हमें क्या सिखाते हैं? रट्टा मारना सिखाते हैं। किसी भी चीज़ का हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बस मगअप कर लेते हैं। और इसीलिए ये होता है कि वो एनालिटिकल माइंड है ही नहीं। एक तरफ मैं किसी से भी कहूँ यार ज़्यादातर दुनिया बेवकूफ़ है, इंटेलिजेंट है, तो लोग कहेंगे हाँ ज़्यादातर दुनिया तो बेवकूफ़ है। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में लोग माँ बाप है ना, तो फिर ये तो बात उल्टी हो गई। अगर आप कह रहे हो माँ बाप इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादातर दुनिया माँ बाप भी है, तो ज़्यादातर दुनिया तो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, है ना। लेकिन होता क्या है कि दूसरे का जो माँ बाप है उसको मैं देख लेता हूँ कि यार बड़ा बेवकूफ़ आदमी है ना। लेकिन अपने माँ बाप को मैंने ऐसे देखा, फिर तो मतलब कितना एक गिल्ट वाली और कैसी बात हो जाएगी। विद्रोही बना रहे हैं? हाँ नहीं, विद्रोही नहीं। लोग तो दरअसल अपनी नेचुरल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो यूथ है वो कुछ अलग करने जा रहा हो, वो तो अपनी एक नेचुरल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से लगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई विद्रोही हूँ, मैं तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिव माई लाइफ। उसमें अड़चन तो आप लगा रहे हो। कोई है कॉलेज में गया, उसको प्यार हो गया, वो शादी करना चाहता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? अड़चन तो आप लगा रहे हो। ओ नहीं, ये तो उस धर्म की है, तो उस जाति की है, और ये वो नहीं मानना चाहता, उसको प्यार हो गया। प्यार होना एक नेचुरल बात है और वो उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन कह रहे नहीं लव मैरिज कुछ नहीं होती, बकवास ही होती है लव मैरिज। क्या सेंस बनी इस बात की? लव मैरिज बकवास होती है, उनमें तलाक हो जाते हैं, तो अरेंज मैरिज में तलाक नहीं होते? अरे कोई दो इंसान अगर वो जिंदगी जीना चाह रहे हैं तो उसमें बेटर चीज़ तो ये होगी ना कि हाँ एक दूसरे को जानते हों। यहाँ लोग इस चीज़ पे प्राउड है, हमने तो ना शादी से पहले फोटो भी नहीं देखी थी। अरे तुम बेवकूफ़ हो गया। तुम शर्ट खरीदते हो, उसको तो तुम 5 बार देखते हो, ये वाली शर्ट नहीं, ये वाली शर्ट, और ये जो कि शर्ट पहननी ही है, और जिससे तुम्हें शादी करनी है तुमने उसका फोटो भी नहीं देखा, बात भी नहीं की, और इस चीज़ पे तुम गर्व कर रहे हो। ये कैसी बेवकूफ़ी है? एक बेवकूफ़ी सोशल मीडिया पे और थी कि एक भाई ने अपनी बहन को गोली मार दी थी। मोंटी राणा केस, राइट, क्योंकि उसकी बहन को किसी और जाति के युवक से प्रेम हो गया था। तो यही तो जातंकवाद है ना फिर। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बहन के खिलाफ हो, उसकी खुद की बहन है ना, खुद की बहन को गोली मार खुद की बहन है, और हो सकता है वो अपनी बकायदा उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो फिर ये जातंकवाद नहीं है, तो ये फिर ये और क्या है? कि जहां पे कोई अपनी बहन तक को मार दे तो उस विचारधारा को आप वो आतंकवाद नहीं है, तो फिर वो क्या है? और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी भी वही मानसिकता है। और ये सपोर्ट करने वालों की संख्या अच्छी खासी है, बहुत है, बिल्कुल है। ऑनर किलिंग कर दी जाती है और बड़ा ओपनली होता है। गांव में सबको पता है कि इन्होंने की है, लेकिन कोई डिस्गस्टेड भी फील नहीं करता कि अरे यार इन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। इवन माँ को आप देखिए, माँ को तो कहते हैं ना कि माँ तो ममता का रूप है, लेकिन ये जातंकवाद ऐसा है कि वो माँ की करुणा को भी खा जाएगा। बहुत सारे ऑनर किलिंग के केसेस क्या होते हैं, उसमें माँ भी होती है, एक्यूज्ड में होती है। माँ बोलती है बेटी आजा, तेरे पापा तो बात कर ली, कुछ ना कहा, आजा आजा, मैंने बात कर ली, जबकि उसको पता है कि मारेंगे उसको। और वो माँ भी जो इतनी निर्मम हो जाती है अपनी खुद की बेटी के लिए, तो सोचिए फिर इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ तो ब्राह्मणवाद नहीं होगा ना। ब्राह्मणवाद ही है, और क्या है? ये जातिवाद जो निकला है, और कहां से निकला? उसी से निकला है। अर्जुन इतने टेंशन में थे, वो कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान ये जो है लोग मर जाएंगे, क्षत्रिय मर जाएंगे, औरतें करप्ट हो जाएंगी, फिर तो वो दूसरे वर्ण में शादी कर लेंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, और उन वर्ण संकर के हाथों से तो जो पितर हैं वो क्या बोलते हैं, वो श्राद्ध और वो सब पिंडदान, और वो तो स्वीकार नहीं करेंगे, फिर तो नरक में जाएंगे। प्रभु बताओ। तो अर्जुन की भी आप देखो ना कि वो कितने टेंशन में, कितने एंजाइटी में है। और श्री कृष्ण इसका कोई रिबटल भी ये नहीं देते कि अर्जुन तो कैसी जातिवादी बातें कर रहे हैं यार, कैसा रेसिस्ट है तू। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं अरे छोड़ अर्जुन, ब्रॉडर पिक्चर को देख, वो यही कहते हैं। तो ये है ना, ऑफ कोर्स ब्राह्मणवाद ही है, और कुछ नहीं है। ब्राह्मणवाद इज अ वे ऑफ लाइफ। ये लोग कहते हैं ना हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। नो, हिंदुइज्म में तो भक्ति सेंट्स भी हैं, कबीर भी हैं, संत रविदास भी हैं, बसवन्ना भी हैं,
उनकी बातों को आप अपना लो कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उस चीज को आप अपना लो, फिर तो आपका जीवन ही सुधर जाए। तो हिंदुइज्म इज नॉट योर वे ऑफ लाइफ, ब्राह्मणवाद इज अ वे ऑफ लाइफ, और वो आपकी हर एक चीज में है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में है, वो आपकी इकोनॉमी में है, वो मतलब हर चीज में आपको उसकी कहीं ना कहीं इम्प्रिंट मिलेगी ही। विजेंद्र जी, मैं चाहूँगी कि आप मेरे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में बताएं कि क्या है ब्राह्मणवाद और कैसे अपने डेली लाइफ में वो ये जज कर पाए कि ये ब्राह्मणवाद की सोच है। तो इसके थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है ना। कई लोग ये भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पहले तो जी कोई बहुत वंडरफुल स्ट्रक्चर थी, है ना। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। दरअसल क्या हुआ कि स्टेप्स से कुछ लोग आए। पहले तो हम इसे कहते थे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसको अब डिबंक किया जा चुका है। और अब जो थ्योरी है जिसके बहुत सारे इतने अनडिनाइबल एविडेंस है, दैट इज आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। कि कुछ कुछ बैचेस में करीबन 400 साल तक लोग स्टेप्स से आए। स्टेप्स का है जो रशिया और कजाकिस्तान का एरिया है, वहाँ के घास के मैदानों से लोग यहाँ पे आए, ठीक है। उनको कहा गया आर्य। आर्य मतलब होते हैं सभ्य या कुलीन या नोबल, इस तरीके से। और दूसरे जो लोग थे, जो यहीं के लोग थे, उनको कहा गया अनार्य, ठीक है, या फिर असुर, इस तरीके से कहा गया। अब वहाँ पे क्या होता था स्टेप्स में कि आग है, आग तो वहाँ पे लाइफ लाइन है, क्योंकि आग मतलब इतनी सर्दी है तो आप आग से ही हाथ सेकेंगे। कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो आग ही आपकी रक्षा करेगी, आग में ही खाना पकेगा। तो वे लोग आग को बहुत वैल्यू करते थे। तो उनमें से कुछ लोग आ गए इंडिया और कुछ लोग चले गए ईरान की साइड में। तो आप देखेंगे कि जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है उसमें भी आग के मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे वो आग क्या बन गई, यज्ञ बन गए, और साथ में वो कुछ भगवान लेकर आए, इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, ये जो थे वैदिक गॉड्स थे, ठीक है। और अब इन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहला जो हमें ऋग्वेद के मंडल 2 और 3 में मिलता है, आर्यवर्ण, दस्यु वर्ण, ठीक है। और सिंस इंटरमिक्सिंग भी हो रही थी, तो ये वर्ण व्यवस्था, ये स्टार्टिंग में जो मेंशन आते हैं, कुछ तो कलर के आधार पे भी हुआ होगा, लेकिन कुछ ये था कि जो इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं वो एक ग्रुप है, और दूसरों को कहा जाता था ये अकर्मण है, यानी ये कर्मकांड को नहीं मानते, या ये मृद्ध रावक है, यानी बहुत हॉस्टाइल, बहुत कटु भाषा बोलते हैं, या ये अनास है, अनास मतलब फ्लैट नोज वाले, ठीक है। तो ये हुआ आर्यवर्ण, दस्यु वर्ण। दस्यु का मतलब होता है डाकू, ठीक है। तो इस तरीके से किया। फिर आर्यवर्ण के अंदर इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी, जो ब्राह्म और क्षात्र और विस, ठीक है। विस मतलब आम लोग, क्षात्र जो एक किसी भी ट्राइब का चीफ होता था, और ब्राह्म जो ये पूजा पाठ करते थे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजन जो होता था, जो क्षात्र या जिसे हम कहें, तो उसने ये कहा कि यार मैं ट्राइब का चीफ बन गया हूं, अब मेरा ही बेटा बनेगा। तो धीरे धीरे फिर वर्ड राजन से हो गया राजन ने, जो राजन से बिलोंग करता है। तो वो अपना सेट हो गए। और जो ब्राह्मण थे उनमें ये था कि भाई संस्कृत तो हमें आती है, क्योंकि वो संस्कृत भी साथ लेके आए थे, और हम किसी को सिखाएंगे नहीं, ठीक है। जो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में सीख ली होगी, वरना वो तो उन्हीं के पास थी। तो जब तक तुम्हें संस्कृत और ये सब रिचुअल नहीं आते तो फिर तुम ये कैसे करोगे। तो वो भी अपना फिक्स हो गए। और जो विस थे, उन्हीं में, आर्य में ही जो विस थे, उन पे ही अत्याचार करते थे। और उस अत्याचार को भी कोडिफाई किया गया है। इस तरीके के भी श्लोक हमें शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये हमें मिलते हैं कि भाई जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसमें खाना है और खाने वाले हैं। तो जो विस है वो खाना है, और ये 2 लोग उसको खाने वाले हैं, ये उसको खा सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये तीसरा वर्ण था विस, इसमें कुछ लोग फिर भी थोड़ा अमीर हो गए अपने थोड़ा दिमाग से या कुछ भी करके, और कुछ लोग गरीब रह गए। तो इन गरीब विस को और जो बाहर के दस्यु वर्ण थे उनको मिला के बन गया चौथा वर्ण, जिसे हम कहते हैं शूद्र वर्ण। तो अब ये तो पूरा मलाई चाटने की पूरी व्यवस्था तैयार हो गई कि ब्राह्मण है और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, और ये लोग तो अपना मजा कर रहे हैं, शूद्र सारा काम कर रहे हैं और ब्राह्मण बस ये ऐसे ही झाड़ फूक और ये सब वो करके, चलो जी हम आपको पवित्र कर रहे हैं, आज उसको पवित्र कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। और राजा जो है वही जो मैंने कहा कि शतपथ ब्राह्मण इनमें है कि भाई ये आम लोग हमें टैक्स देंगे, हमें वो देंगे, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब चक्कर क्या है कि लोगों को प्यार हो जाता है, आज भी हो जाता है, उस टाइम पे भी हो जाता था। तो इंटरमिक्सिंग चल रही थी, उसको पूरे तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तो उसी का ही धीरे धीरे फिर हमें
डिवाइन सैंक्शन मिलता है भगवत गीता में, ठीक है, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो 4 वर्ण हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार पे। और वो गुण और कर्म क्या है वो भी भगवत गीता में डिफाइन है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो जैसे एक फूल से दूसरे फूल पे हवा खुशबू को लेके जाती है, इसी तरीके से जो जीवात्मा है वो उसकी देहात्म बुद्धि को यानी उसके गुण और उसके कार्मिक इंप्रेशंस को दूसरे शरीर में लेकर जाती है। अब गुण है 3 तरीके के, सत्व, राजसिक और तामसिक, ये भी गीता में डिफाइंड है। तो अगर किसी के अंदर सात्विक गुण है, ज्ञान और प्रकाश, तो वो ब्राह्मण पैदा होगा। कोई राजसिक है यानी एक सेल्फिश लेकिन एम्बिशन वाला, तो वो क्षत्रिय में आएगा। और अगर कोई तामसिक है तो वो शूद्र बनेगा। तो इस तरीके का ये भी बताया हुआ है और कहा गया है कि भाई इसलिए ब्राह्मण, उनके लिए तो भाई सत्व गुण वाले हैं, इसलिए वे तो यार चलो अच्छे अच्छे पूजा पाठ करो, ये करो। और ये जो राजसिक गुण वाले हैं, सेल्फिश एम्बिशन, तो भाई तुम्हारे लिए तो फिर लड़ना ठीक है, तो ये क्षत्रिय का वो है। और आप सबसे बड़ा वो देखिए कि तामसिक गुण क्या है, उसमें बताया है कि इनर्टनेस, लेजीनेस, आलस्य, और उसे शूद्रों का गुण बताया जिन्होंने अपनी कमर तुड़वा ली, जो आज तक भी अपनी कमर तुड़वा रहे हैं, जो सबसे मेहनती हैं, जिन्होंने नदियां खोद दी, मतलब नहरें खोद दी, तालाब खोद दिए, मंदिर बनाए, क्या नहीं किया, पूरी धरती शूद्रों ने बनाई। और उनको क्या कहा गया? तामसिक। ये तामसिक है, इनका काम क्या है? परिचर्या, ठीक है, कि दूसरों की सेवा करना। तो ये चीज चल गई। और फाइनली फिर जो वर्ण संकर वाली प्रॉब्लम थी, जो मैंने कहा था ना कि अर्जुन बड़ी टेंशन में कि यार वर्ण संकर, हाँ ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी से ही फिर क्या कहा गया कि दूसरे वर्ण में अगर तुमने शादी की ना तो क्या है, वर्ण संकर पैदा होंगे। हाँ, और तो 4x4 की मैट्रिक्स हो गई, इधर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदमी, और इधर औरतें, तो 4x4 की मैट्रिक्स हो गई 16। अब इन 16 में से जो डायगोनल वाले हैं 4, वे तो वही हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, तो कितने बचे? 12। तो इन 12 को गौतम धर्म सूत्र में बताया गया है कि ये अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह मतलब आदमी जो है वो सो कॉल्ड अपर वर्ण का है, औरत निचले वर्ण की है। इस चीज को फिर भी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस थी। तो जिनको अनुलोम वर्ण वाले कहा गया वे कौन थे? जैसे अंबष्ठा फिजिशियन थे, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो इनको कहा गया नहीं नहीं, ये थोड़े ठीक वाले हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय के उससे है ना, उनको ये बोलोगे, किसी को रथाकर बोलोगे। रथाकर भी अगेन जो रथ बनाता है, कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो सही काम के प्रोफेशंस थे उनकी मैपिंग कर दी गई अनुलोम विवाह में, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। और जो ये थे कि मतलब जिनको वैसे देखा जाता था, जो हंटर्स है या कुछ है, तो उनको कह दिया कि ये प्रतिलोम विवाह वाले हैं। और इनके ना पहले कोई होंगे जिसने इसने ऐसे ऐसे शादी की, इसलिए ये हैं। तो एक तरह की रेट्रोस्पेक्टिव मैपिंग की गई। तो इसी को कहते हैं गैसलाइट करना, ठीक है। और फिर मनुस्मृति में जो पहले 12 थे, मनुस्मृति में 60 जाति पहुंच गई, जिसमें कि सेकेंडरी कॉम्बिनेशन भी बनाए गए कि पहले तो हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय, ये हो तो ये बनेगा, और फिर ये और क्षत्रिय अगर कर ले तो ये बनेगा। तो ऐसे सेकेंडरी टर्शियरी कॉम्बिनेशंस बनाए गए। और बाद के फिर जो थे, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, एक सुत संहिता है, इनमें तो फिर पता नहीं मतलब सैकड़ों में वो चीज पहुंच वही, क्योंकि आपको ऊंच नीचे रखनी है। प्रोसेसर जो इतना सालों में लग बनाए, तो बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए यही तो उनका जीनियस है कि मलाई हमारी जाने ना पाए, मलाई हमें चाटते रहना है और हमें श्रेष्ठ रहना है ना, वरना तो वो चीज गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए साथ के साथ वो उपपुराण भी लिख दिए, निबंध भी लिख दिए, लिखते गए, और जैसे संस्कृत में पता नहीं क्या ही लिख दिया। तो आप जरा सोचिए कि इस तरह का एक जो 3500 साल से गैस लाइटिंग आपकी चल रही है, आप उसको मानना चाहते हैं? मतलब क्या आपका दिमाग खराब है? लोगों पास विकल्प क्या है? विकल्प तो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग आप देखोगे यार ये क्या बकवास है। अभी जैसे पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा शायद लोगों के दिमाग में गया होगा, जिसके मन में थोड़ा सा भी एक भाव होगा सीख करने का, मानो नहीं जानो वाला, तो वो उसके दिमाग में स्विच जलेगा। अच्छा यार ऐसा था क्या? मे बी वो जेमिनाई से, चैट जीपीटी से पूछेगा और डिटेल में जानेगा और वो समझ जाएगा। स्विच चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने एक केस पढ़ा था,
आईपीएस का, आईपीएस आई थिंक प्रणव कुमार थे, कोई थे, चंडीगढ़ में सुसाइड किया था उन्होंने, और वो दलित समाज से आते थे, और उनके मरने के बाद 8-9 पेज का बकायदा सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो परेशान हो गए थे। तो आईपीएस बनने के बाद जहाँ पर लोग पढ़ लिख कर गए हैं, जहाँ पर एक लेवल है एजुकेशन का, वहाँ पर, और वो खुद भी एक आईपीएस ऑफिसर, अगर वहाँ पर भी ये जाति वाला उनको झेलना पड़ रहा है और वो सुसाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे बदलेगा? तो सीजीआई के ऊपर भी तो जूता फेंक दिया था बीआर गवई, वो भी मतलब दलित परिवार से, तो उनके ऊपर भी जूता फेंक दिया सीजीआई के खिलाफ, और जिसने फेंका उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है कि है नहीं है, तो फिर क्या है? वो तुमने कहा ये बदल नहीं रही बदल रही है मैम, बदलाव हमेशा आता है। लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं आता, बदलाव हमेशा आता है। जब भी कभी बदलाव की कोशिश हुई है तो बदलाव हमेशा आया है। सावित्रीबाई फुले उन्होंने किया, फातिमा शेख के साथ मिलके लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, उनके ऊपर गोबर फेंका जा रहा था, टमाटर फेंके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किया, और इसी का परिणाम है कि आज लड़कियां पढ़ती हैं और पढ़ लिख के कुछ कर रही हैं, तो बदलाव आया है। इसी तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया कि उन्होंने अपने घर में कुआं बनवा दिया, विधवा जिन्हें हटा दिया जाता था उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हमारे आश्रम में रहो। उसके बाद कोशिश की, डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश की, उससे भी फर्क पड़ा है। ओशो ने कोशिश की, उसी वजह से यह है कि आज हमारा दिमाग खुल पाया है। मैं कोई अवतार नहीं हूँ, इससे पहले ब्राह्मणवादी मुझे भी डिक्लेयर कर दें कि ये भी विष्णु के अवतार हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ। मैंने भी चीज़ें पढ़ी हैं, जानी हैं, और तभी मैं जान पाया हूँ क्योंकि मुझसे पहले कोई जिद्दू कृष्णमूर्ति थे, कोई ओशो थे, कोई बुद्ध थे, उनकी बातें अवेलेबल हैं। और केवल वे नहीं, लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मे बी उनकी बातों को सिंप्लीफाई करके मेरे सामने रखा। तो चेंज हमेशा आता है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आता। और मेरे पास तो जाने कितने मैसेजेस आते हैं कि आपकी इस रील से मुझे फ़र्क पड़ा, और अचानक से, मतलब जैसे ब्राह्मण परिवार के लोगों का मैं बता रहा था, उनके भी आते हैं, दलित के भी आते हैं, जाट्स के भी आते हैं, सबके मैसेजेस आते हैं कि सर एकदम से मेरी तो आंखें खुल गई, मैंने आपकी 3-4 रील देखी और मैंने इस तरीके से सोचा नहीं था, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आता, बिल्कुल आता है। बाबा अम्बेडकर को भी संस्कृत पढ़ने से रोका गया था? वो तो सभी को ही रोका जाता था, तो वो तो था नहीं ना कि आप मतलब पढ़ ही नहीं सकते, वो तो सबको ही रोका जाता था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर को भी रोका गया, हालांकि उन्होंने मास्टर किया उस लैंग्वेज को और सारे के सारे स्क्रिप्चर्स उन्हें भी अपनी पहचान छुपा के पढ़नी पड़ी थी। वो तो ये है कि जब आप बिल्कुल बाहर चले जाते हो, उस एक जगह से बाहर चले जाते हो, और प्रिंटिंग प्रेस भी जहाँ पे आ गया है ना, तो फिर तो किताबें अवेलेबल होती हैं, तो फिर उन्होंने पढ़ा। बाबा अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? उन्होंने तो बहुत कोशिश की रिफॉर्म करने की। उन्होंने तो 1930s में ही ये कह दिया था कि मैं रिलीजन कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ, कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। तो ये तो उन्होंने 30s में ही कह दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। उनकी कोशिश थी कि मैं इस धर्म को बदलूं, लेकिन अब जब लास्ट तक भी नहीं हुआ तो बस उनके जाने से आई थिंक 2-3 महीने पहले ही उन्होंने कन्वर्ट किया, लोगों को करवाया, एक फाइनल डेस्परेट मेजर किया, अब क्या, चलो ठीक है कन्वर्ट करे, और क्या करे कोई। एक चीज़ का सवाल का जवाब मैं और चाहूँगी आपसे कि नॉर्मल जब इंसान हिंदू पैदा होता है तो उसे राइट है कि वो मुस्लिम बन जाए, वो इस्लाम का कबूल कर सकता है, लेकिन अगर वो दलित पैदा हुआ है तो ब्राह्मण नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, और ये तो संविधान में भी अलाउड नहीं है। संविधान में भी इस चीज़ पे आप धर्म बदल सकते हैं, आप हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं, और संविधान बन सकते हैं, आप दलित से ब्राह्मण नहीं बन सकते। और कई लोग जो अब संविधान पे ही दोष मढ़ने लगे ना, क्योंकि वही ब्राह्मणवादी बहुत शातिर हैं, वो कह रहे हैं हाँ संविधान से ही जाति आई है। अब इस बात की सेंस क्या बनी यार? क्या फ्रांस के संविधान में जाति है? क्या इटली के संविधान में जाति है? नहीं ना। तो भारत के संविधान में इसीलिए जाति है क्योंकि भारत के समाज में जातिवाद है, और इसलिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सके, इसलिए ये बनाया गया कि भाई ये SC हैं, ST हैं, OBC हैं, इनको कुछ रिजर्वेशन मिले। अब लोग लेकिन पता नहीं क्या क्या मतलब चीज़ें कह रहे हैं। और संविधान में ये भी जो बात है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जाति, वो भी इसीलिए है क्योंकि मतलब अलाउड नहीं है। ये भी भगवत गीता में है, दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी है कि अगले जन्म में, मनुस्मृति में तो बहुत क्लियर है कि कितना भी तुम अच्छा कर लो, का तो संविधान और मनुस्मृति है ना, वो तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, मनुस्मृति को ही फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वही ना, तो वो तो ओपनली कहते हैं ना कि मनुस्मृति इस देश का पहला संविधान है, तो ब्राह्मणवादी तो उसी को संविधान मान रहे हैं। ये सावरकर ने भी कहा था
कि हाँ जी मनुस्मृति बहुत बढ़िया है, क्या है क्या बढ़िया है, मतलब आप देखो वो उस पूरी किताब को आप पढ़ के देखो, मैं कहता हूँ आप कितना क्या छुपा लोगे, उसमें मुश्किल से 4-5 पन्ने आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े ढंग के होंगे, है ना। 1-2 जगह पे जैसे है कि भाई इंसान में 10 क्वालिटीज ये होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये वो, तो ऐसे 4-5 पन्ने, उसके अलावा तो सारा महिलाओं के खिलाफ बहुत हाँ कुछ लिखा पूरी है उसमें पूरी तो। मनुस्मृति यही है कि ये हो जाए तो शूद्र को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को ये करना चाहिए, औरत है जो वो विधवा हो जाए तो ये करना स्वतंत्र चाहिए, नहीं वो हो सकती औरत। हाँ तो ये सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणवादी सोच ये भी नहीं है कि एक तरफ आप महिलाओं को देवियों का रूप दिखाते हैं और दूसरी तरफ आप ये लिखते हैं कि उनको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो यही तो पूरा खेल है ना, कि तुम देवी हो, तुम पवित्र हो, घर के अंदर चलो नहीं नहीं नहीं, बाहर जाओगी तो अपवित्र हो जाओगी। अभी भी लोग कह रहे हैं ना कि अरे लड़कियां नहीं घर से बाहर क्यों निकलेंगी, उनकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। अरे उनकी सेफ्टी का तुम्हें इतनी चिंता है तो जो लड़कियां उनको बंद करो ना, जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो कल्प्रिट है वो तो लड़का है, उनको नहीं रोक रहे तुम, लड़कियों को कह रहे हो कि तो तुम अंदर चलो। एक केस था कि एक रेप का आरोपी बेल में बाहर निकला और लोग ढोल गाड़े बजाते हुए उसे लेकर आए हैं। हाँ तो वो जातिवाद का कुछ एंगल होगा शायद, कि उनकी जाति का होगा, ऐसा ही कुछ होगा। वो तो मुझे बड़े अजीब चीज लगी थी कि वो रेप का आरोपी था, वो बेल से बाहर निकला है और बहुत लोग गर्व के साथ उसे लेकर आ रहे हैं, तो ये सोच है। हाँ तो फिर यही तो जातंकवाद है ना। अभी भी वो एक हुआ विजय पंडित करके, सहारनपुर का केस है, 10 साल की बच्ची को मॉलेस्ट किया, रेप करने का अटेम्प्ट था, पुलिस ने पोक्सो एक्ट में अरेस्ट किया, तो पहुंच गए थाने के बाहर, नारे लगा रहे, नारेबाजी कर रहे। अरे मतलब उसके ऊपर आरोप है, छानबीन तो होगी, गिरफ्तारी तो होगी, तुम क्या चाह रहे हो? नहीं, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, फंसा दिया। ये जांच तो होने दो, जांच तो होने दो। तो ये हालत है। बताइए, आप जाति के बेसिस पे आप ये सब चीजें देख रहे हैं। और मनुस्मृति में ये भी है कि अगर जो रेप होता है तो आदमी किस वर्ण का है, औरत किस वर्ण की है, इसके बेसिस पे फिर सजा बता रखी है। अब सोचिए, इससे ज्यादा घटियापन और क्या होगा। अगर दलित की बेटी के साथ रेप हुआ है तो वो रेप नहीं है। हाँ तो है, मतलब अब एग्जैक्ट तो मतलब कई सारे उसमें जैसे ऐसे वो बता रखे हैं, कई सारे कॉम्बिनेशन, गार्डेड वुमेन, अनगार्डेड वुमेन, है ना। तो उसमें शूद्र के लिए तो यह है कि उसको मार दो, ब्राह्मण के लिए मैक्सिमम सजा यह है कि उसका सिर का मुंडन कर दो, उसके लिए तो यही हत्या के समान है। ब्राह्मण पे इतनी कृपा क्यों है? तो सिस्टम उन्होंने ही बनाया है ना, यही तो बात है, इसीलिए तो ब्राह्मणवाद कहते हैं। विश्व जी, कहीं ना कहीं हम जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, बात हमें फिर रिजर्वेशन की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजर्वेशन दिया जाता है, सही है नहीं, वो दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, आज के टाइम में जहाँ पे जातिवाद है समाज में, तो आज के टाइम में कोई रिजर्वेशन को हटाने की बात करे तो 2 ही हो सकते हैं, कि या तो उसके अंदर या तो वो निर्मम है या फिर उसमें वो बेवकूफ़ है। तीसरी संभावना कोई है नहीं, क्योंकि एकमात्र एक सॉल्यूशन है, उसको भी आप हटाने की बात कर रहे हो। आप ये कभी नहीं कह रहे कि यार जातिवाद मिटाओ। अरे जातिवाद अगर मिट जाएगा, जाति मिट जाएगी, तो जातिगत आरक्षण कैसे रहेगा? लेकिन इन लोगों को क्या है, जातिवाद नहीं छोड़ना चाहते। मोंटी राणा जैसे वो अपनी बहन को गोली मार देंगे, है ना। वो एक और लड़की, वो जो न्यूज आई थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया, सक्षम टेटे, वो बेचारी लाश से शादी कर रही है, रो रही है। तो ये अपने घटियापन को नहीं छोड़ेंगे, जाति इन्हें मतलब लेकर चलनी है। ये लोगों को पानी पीने से भी रोकेंगे। अभी एक वो लड़का, उसको कहा कि तू लाइब्रेरी में क्यों बैठा है। मैं जितने भी पॉडकास्ट में जाता हूँ, हर बार मेरे पास नए एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि हर रोज इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अब वो लड़का बेचारा वो इतने उसमें आ गया कि उसने अपनी जान दे दी। बताइए कि तो लाइब्रेरी में है, तेरी औकात क्या है, ये है वो है। तो इस घटियापन को नहीं छोड़ रहे। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसको नहीं छोड़ रहे। तो बताइए फिर ये क्या है? अभी एम्स में तो एक केस हुआ था कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कर लिया, और वो भी 17 पेज का लेटर छोड़ के गया है। वो सबसे खतरनाक है वो पढ़ना, कि वो उसने जाति व्यवस्था पे सवाल खड़े किया। वो सेकंड अटेम्प्ट था उसका सुसाइड का, वो पक गया था, वो थक गया था ये सुनते सुनते कि वो दलित जाति से आता है। तो वही ना, रोहित वेमुला केस क्या हुआ? रोहित वेमुला केस क्या था? यही हंगामा हुआ था, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। बताइए। और फिर ये कहते हैं नहीं नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने किया था जातिवाद। अरे एंसेस्टर की बात नहीं है, तुम भी कर रहे हो, और तुम्हें उसका एडवांटेज अभी भी मिल रहा है। जो तुम लोगों का है ना, ये हमारी ब्राह्मण समाज कल्याण समिति, हमारी ये जाट सभा, हमारी गुज्जर सभा है ना, अब जो दलित है उन्होंने भी बना लिए हैं चमार सभा। तो झुंडवाद तो है,
अब वो जो झुंडवाद है और जो होगा हमारे लोगों को हमें फेवर करना है, तो जो ब्राह्मण पूल है उसमें तो कोई जज है, कोई आईएएस है, कोई पायलट है, कोई कुछ है, और पूरा रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सब चलता है। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है ना। तो रेज्यूमे में भी तो फॉर्मली ये होता है कि आपके 2 रेफरेंसेस बताओ। तो वो दलित कहां से लेके आए रेफरेंसेस? उन्होंने पढ़ना अभी 1 जनरेशन पहले स्टार्ट किया है। तो झुंडवाद को आप मिटा नहीं रहे, अब बार बार बस यही कहते रहते हो कि नहीं आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। लेकिन जाति व्यवस्था पे वोट भी तो पड़ते हैं, ये वोट बैंक भी तो है। मैम वोट तो इसीलिए पड़ते हैं ना क्योंकि जातिवाद है। अब जब एक इंसान उसकी पूरी लाइफ उसी से ही डिक्टेटेड है कि भाई गांव में आपको पता है ना कि घर भी बाहर होते हैं, और ये भी दिया हुआ है, ये भी सब स्क्रिप्चर्स में है। तो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हिंदुओं को अपने स्क्रिप्चर्स का नहीं पता, सब पता है, भले ही उन्होंने ना पढ़े हों, लेकिन वो सोच पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरीके से परकोलेट हो रही है। ठीक है ना। तो ब्राह्मणवाद के बारे में सब हिंदुओं को पता है, हाँ जो हिंदुइज्म की और स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में नहीं पता, वो एक अलग बात है। कब तक खत्म होगा ये सब? खत्म करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, और क्या। मैं तो एक बात कहूंगा कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो एक बात को समझे कि जो मैंने कई बार कहा है कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको दुनिया में बदलाव आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो पूरी दुनिया से जातिवाद जब खत्म होगा सो होगा, अपनी जिंदगी से आप खत्म कीजिए। अब जब कभी मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं विजेता क्या तुम बात कर रहे हो, हाँ जो दलित है उसको तो सामने वाला उस तरीके से देख रहे है ना, तो वो कैसे करे। लेकिन एक बात समझिए, जैसे गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को एक स्पीच दी थी जो भारत छोड़ो आंदोलन था। उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से क्या आज़ादी मांगनी, सोच लो हम आज़ाद है और उस आज़ादी को अपनी हर एक सांस में ले आओ। अब होगा क्या, अंग्रेजों से झड़प होगी तो ठीक है उस झड़प को देखेंगे, लेकिन अपने दिमाग में तो उस आज़ादी को ले आओ। भगत सिंह ने क्या कहा, मैं तो वो पागल हूं जो जेल में भी आज़ाद है, तुम जबरदस्ती आए हुए हो भारत में, मैं नहीं मानता कि तुम मेरे कोई रूलर हो या कुछ, अपने दिमाग में तो आज़ाद हो गए ना। तो बेसिकली जब आप वो हो जाओगे तो इससे होगा क्या, अभी जैसे एक वायरल वीडियो आई और एक आदमी वो कह रहे थे कि एक टीचर ने मुझे पानी पीने से रोका और वो बताते हुए वो एकदम से फफक कर रो पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको दर्द हुआ, मतलब उनको बुरा लगा। अब जब अपने दिमाग में आप ये चीज़ सोच लोगे कि जाति एक ब्राह्मणवादी कल्पना है और पूरे तरीके से इसको समझ लोगे, तो फिर आप हार्ट फील नहीं करोगे। आपको उस बंदे पे लगेगी यार क्या जातिवादी आदमी है, और आप सुना भी दोगे। अब मुझको कोई बोल के देख ले जाति पे क्या, मैं उसको ऐसा जलील करूंगा, अबे तू 2026 में घट, तेरी पढ़ाई इतनी घटिया, क्या पढ़ा है तू, अकल नहीं है तेरे में। मैं तो कहीं पे भी होता हूँ तो किसी की वो हिम्मत नहीं है। लोग मेरे सामने फिल्टर लगा के आते हैं और मैं कहता हूँ तो अनफिल्टर्ड मत आओ, फिल्टर लगाओ, मुझे नहीं है पसंद जातिवाद, और मेरे आगे कुछ बकवास करना भी मत, है ना। तो अपने दिमाग में आपको क्लियर करना होगा, फिर आपको कोई नीचे फील नहीं करवा सकता। फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि फिजिकल वायलेंस, हाँ उसके लिए कोशिशें मतलब चल रही हैं और ज़्यादा कोशिशें होनी चाहिए कि जो सेंसिटिव नेता हैं, अच्छे नेता हैं, वो पावर में आएंगे, पुलिस को सेंसिटाइज किया जाएगा, हर तरीके की चीज़ें। जैसे अभी ईवा नवम्मा बिल लेके आई एक कहाँ, आई थिंक कर्नाटक में वो लेके आए, है ना, या सॉरी तमिलनाडु में शायद। तो वो लेके आए कि अगर कोई भी 2 अडल्ट शादी करना चाहते हैं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता, माँ बाप की भी कंसेंट कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके के कानून आएंगे फिजिकल वायलेंस को रोकने के लिए। लेकिन कम से कम आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि जाति वगैरह कुछ भी नहीं। कानून आने से क्या सोल्यूशन हो जाएगा इन सबका? मैम 2 ही चीज़, पहले भी काफ़ी ऐसे कानून बने हुए हैं, ऐसा नहीं कानून काफ़ी नहीं, तो कानून को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो। नियत होनी कानून चाहिए, नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, बात वही है। हमें मतलब जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, क्रिमिनोलॉजिस्ट है, वो ये बताते हैं कि जो पनिशमेंट की सीवियरिटी है उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मुझे पता है ना कि मैंने यहाँ पे एक रैपर डाल दिया तो कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, मैं बच नहीं पाऊंगा और मुझ पे 100 रुपये का फाइन होगा, 100 रुपये का भी फाइन होगा ना, इतना कम, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि भाई मैं नहीं बच पाऊंगा,
अमेरिका में आप जाके देखो, आप दुबई में आप, हाँ दुबई में आप करके देखो, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं है होगी ना, कि आप कुछ भी डालो, बिल्कुल, है ना। पूरा ऐसा है कि कौन सिविल ड्रेस में घूम रहा है, पुलिस वाला कहाँ कौन है, कहाँ कैमरे है, आपको पता ही नहीं, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। 2 मिनट में अगर आपने रॉन्ग पार्किंग कर दी तो चालान कट जाता है, चालान कट पता ही नहीं चलेगा कब कट गया वो, है ना। तो अगर नियत हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी स्टेट को कास्ट फ्री किया जा सकता है। ये कहने में जितना आसान है, होने में बहुत मुश्किल है। मैम होने में बहुत आसान है अगर नियत हो तो। मैं कहीं पे चीफ मिनिस्टर होऊंगा ना, वो फटाक से जैसे पता चलेगा अच्छा इसने ये किया है, करो भाई अरेस्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करो, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जेल में डालो। जिस लेवल पे इंजेक्ट है आप समझिए, मैंने एक वीडियो देखा, राजा भैया के बेटे 24-25 साल के लड़के हैं, वो आते हैं गाड़ी से उतरते हैं, और जो बड़े बड़े लोग भी हैं वो राजा भैया के बेटे का पैर छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जीवन में उनके ऐसे कोई अचीवमेंट नहीं है। राजा भैया के बेटे हैं तो बाय डिफॉल्ट बड़े हों, चाहे वो 60 साल के हो, 70 साल के हों, जितने बड़े हों, और वो बेटे भी छुआ रहे हैं, उनको भी नहीं लग रहा कि वो अपने से बड़े लोगों के पैर। तो आप इस जिस सोच में रह रहे हैं, आप एनसीआर में रह रहे हैं वितर जी, और आप कह रहे हैं कि आप इस चीज़ का विरोध कीजिए, लेकिन आज भी गांव में आप जाइए तो जो दलित है वो सेफ घाट पे नहीं बैठ सकता है। लेकिन समझिए, इसमें भी मैं वही कह रहा हूँ कि इस केस में जबरदस्ती उसको नहीं कहा गया पैर छू, वो स्लेवरी उसके अंदर इनग्रेन्ड है, उसके माइंड में इनग्रेन्ड है, इंजेक्ट हो चुकी है। तो उसका तरीका तो यही है। अब दवाई जो होती है, इलाज जो होती है, दवाई कड़वी होती है, लेकिन दवाई लेने से ही इलाज होगा। लेकिन पता तो चले कि बीमारी है, लोगों को तो पता ही नहीं कि बीमारी है। हाँ, तो फिर बस यही हम शायद आप बात कर रहे हैं हम यही गलत है, लेकिन जो छू रहा है उसको गलत नहीं लग रहा है। हम यही मैम हमारी कोशिश है, और कोशिश जो है ऐसा नहीं है कि मे बी हमारी ये पॉडकास्ट सब तक पहुंच जाएगी, मे बी नहीं, पर शायद लेट्स से 500 लोगों तक भी ये पहुंचती है। वो लोग कहीं गांव में जाएंगे, वो लोगों को समझाएंगे। तो हर एक चीज़ आप एक अच्छा काम करो तो वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि ओशो का लेक्चर डायरेक्टली सबने सुन लिया होगा, लेकिन वीडियोस बनी, वो वीडियोस चलती हैं, बहुत पड़ी हैं, है ना। तो अम्बेडकर को भी बहुत पड़ी होंगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध भी कोई इंडिया के हर एक इंसान तक पहुंच गए थे, लेकिन एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और तरीका तो वही है, कोई शॉर्टकट है। कहते बुद्ध को नहीं मानते, लेकिन जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आप उस धरती से आते हैं जहाँ से बुद्ध है। तो फिर पूरी दुनिया के वो जो वन ऑफ द अर्लीस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको कैसे इग्नोर किया जाएगा? उनकी तो बात करनी होगी ना। लेकिन जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो चीज़ का जाना बहुत मुश्किल है अभी। मुझे लगता है कई सौ साल लग जाएंगे। नहीं, मुश्किल सोच कई सौ सालों में इंजेक्ट हो चुकी है। एक मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि जो भी क्रांति होती है ना, क्रांति आने से पहले सब लोग कहते हैं अरे ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और जब वो हो जाती है तो लोग उसको एक प्रेडिक्टेबल आउटकम की तरह देखते हैं, अरे यार ये तो होना ही था, इसका तो टाइम आ चुका था। तो यही आई थिंक फ़र्क होता है एक क्या कहें विजनरी होने में या उसमें, कि आप सोचते हो कि हाँ मुझे करना है। आसान कभी नहीं था। आसान भारत के लोग विजनरी हैं। अब की बात कर रहे हैं, हम जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारी शिक्षा व्यवस्था की आजकल बात चल रही है, जो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज यूथ ये सब सोच भी रहा होगा? मैम विजनरी तो देखिए हमें ही होना पड़ेगा। अब सावित्रीबाई फूले हैं, वो हजारों साल से चल रहा था ना कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती। अपने जीवन काल में ही उन्होंने चीजें बदल दी, और अभी भी ये है कि हजारों साल से ये है कि दलितों को नीचा देखा जाएगा, वो घोड़े पर नहीं बैठ सकते। लेकिन अब वो कोई आईपीएस है, शायद राजस्थान का है, मैंने कहीं का केस देखा था। आईपीएस भी आईएएस भी वो दोनों ही लोग वहाँ पे अच्छे थे, तो उन्होंने समता समिति बनाई, और समता समिति में सरपंच को रखा गया, हर एक जाति के लोगों को रखा गया, मीटिंग्स की गई, लोगों को समझाया गया। अब वहाँ पे अलाउड हो गया उन 10-12 गाँव में। अब ये चीज़ हो गई है कि हाँ चलो बैठ सकते हैं घोड़ी पे, तो बदल दिया उन्होंने। लेकिन मैं एक चीज़ और मैं मतलब साइकोलॉजिकल समझना चाहूँगी इस चीज़ को, कि जब ये व्यवस्था बनाई जा रही होगी कि भाई दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, वो मूछ नहीं रख सकता, वो उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, जब ये एक तरफा चीज़ें चल रही होंगी, तब किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? विरोध मैम इसीलिए ना क्योंकि मेंटल एक जो होता है ना कि आपको मेंटली पकड़ लिया है ना, उसका नहीं हो सकता। वरना तो आप देखिए जो ब्राह्मणवादी हैं वो नंबर में तो बहुत कम थे। हाँ, संख्या बल तो बहुत कम है ना। जबकि दलितों की संख्या देखी जाए, जो वोट बैंक के हिसाब से दलित हैं, जो शूद्र हैं, तो उनकी तो संख्या ज्यादा थी। लेकिन ये क्या है, शब्दों के मकड़जाल बना के लोगों को कपोल कल्पना में फंसा के अब गैस लाइट कर दो।
अब भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो आपका स्वधर्म है उसको बेशक त्रुटिपूर्ण ढंग से कर लो, लेकिन परधर्म मत करना। भले ही तुम परधर्म को अच्छे से कर सकते हो, लेकिन नहीं, स्वधर्म निभाओ। और स्वधर्म कौन सा? वही जो आपके पुराने जन्म के गुण और कर्म पे डिसाइड हो रखा है, जिस वर्ण में आप पैदा हो रखे हो वही करो। अब जिस बंदे को आप डरा दोगे, अच्छा यार मैंने कुछ और कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या, है ना, लेकिन फिर भी देखिए बदलाव आया ना। आज के टाइम में शूद्र भी कर रहे हैं ना, पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, आर्मी में भी जा रहे हैं, और जो ब्राह्मण है जो मलाई चाट रहे थे अब वो सबका काम कर रहे हैं। अपने उस पे वो कह रहे हैं नहीं हमारा काम कोई और नहीं करेगा, हम सबका करेंगे। ब्राह्मण पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, बिजनेस में भी आ रहे हैं, कोई जज बन रहा है, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, लेकिन अपने काम पे वो अभी भी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो देखिए ना, चेंज आया है। चेंज एक ये भी भगवत गीता में कहा गया है कि परिवर्तन तो होता ही है, संसार का नियम है, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन आज भी कथा कहाँ ब्राह्मण के अलावा कोई कर रहा है? यादव ने कथा करने की कोशिश की, हाँ, तो उनका सिर मुंडवा दिया, तो वहाँ पे सिर मुंडवा दिया उनका, ठीक है। तो कहाँ परिवर्तन आया इतने सालों में? हाँ, तो धीरे धीरे वही मान रहे हैं। हाँ, तो धीरे धीरे वही है कि बदलेंगे, और क्या है। अब कितना धीरे बदलेंगे? बहुत धीरे हैं। अब ये तो अगर हम एक अनरेस्ट भी हमारे अंदर आ जाएगा तो उससे भी क्या ही होगा, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। नास्तिकता, मतलब जब आप नास्तिक हो जाते हो तो एक विजडम आपको यही मिलती है कि शिट हैपेंस, दुनिया में नॉनसेंस है, और ये जो नॉनसेंस है कोई अचानक से, इट डिडंट कम आउट ऑफ थिन एयर, कि अचानक से नहीं आ गई। हर चीज़ की एक हिस्ट्री है। अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे तो आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन मिट जाएगी कि जो भी कुछ हो रहा है इसका एक कारण है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, और इस तरीके से चल रही है। और इस पूरे उसमें इतने एक टाइम की जो नदी बह रही है उसमें एक आप भी आ गए हो, और थोड़े टाइम बाद आपको जाना है। इसमें आपका एडवेंचर है कि जितना जो कुछ आप अच्छा कर सको, इस नदी को साफ कर सको, आप कीजिए। तो फ्रस्ट्रेशन की कोई वजह नहीं है, और अनरेस्ट से कुछ होगा नहीं। मतलब एक अनरेस्ट आना एक इरेशनल बात है अपने आप में, क्योंकि उससे कुछ अचीव नहीं होता है। जो भी आप लोग देखोगे जो चेंज लाए वो बहुत शांत रहते हैं। सोनम वांगचुक, उनको तो जेल में भी डाल दिया, उनको तो जेल में भी डाल दिया। उसके बाद भी कोई फ्रस्ट्रेशन दिखती है क्या उनमें? कुछ भी नहीं, वो अभी भी शांत है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर वैसा है, उनकी प्रवृत्ति वैसी है। शांत रहना सीखना होगा। हाँ, अपना काम करते रहो। शांति आप जबरदस्ती खुद पे नहीं थोप सकते। शांति भी वही है कि जब आप समझ लोगे कि शिट हैपेंस, हाँ यार दुनिया ऐसी है ना, तो उस पे फ्रस्ट्रेट होके कुछ नहीं होना। जब तक मेरे अंदर प्रेम नहीं होगा मैं दूसरों को क्या दूंगा? जब तक मेरे अंदर खुशी नहीं होगी तो मैं दूसरों को क्या दूंगा? कई लोग कहते हैं अच्छा विजेता तुम तो डांस भी करते हो, कि मैं इंस्टा स्टोरी वगैरह पे डाल देता हूँ, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ तो फिर डांस करता हूँ और ऐसे। तो लोग कहते हैं कि यार तुम तो सारे न्यूज़ भी पढ़ते हो, सब कुछ तुम्हें पता भी है कि देश दुनिया में कितना गड़बड़ चल रहा है, उसके बाद भी तुम खुश कैसे रह लेते हो? मैंने कहा कि मेरी खुशी से वो दुख कुछ कम ही होंगे। मे भी कोई दुखी होगा और वो मुझे डांस करता हुआ दिखेगा, उसको अच्छा लगेगा। मेरे दुखी रहने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो ज़रूरत तो इसी बात की है कि आप चीज़ों को समझो, और जब आपके अंदर खुशी होगी तो आप खुशी बांटोगे। लेकिन विजेता जी, जैसे आप इतना कुछ ब्राह्मणवादे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आपने बहुत मुखरता से बात की है हर एक मुद्दे पर, और एक तरफ कैंपेन चलता है आई एम प्राउड ब्राह्मण, ठीक है, तो फिर उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब ऐसे कैंपेन भी देखते हैं सोशल मीडिया पर कि आई एम प्राउड ब्राह्मण, ब्राह्मण जी, ऐसे कैंपेन भी चलते हैं। मैं सिर्फ ब्राह्मण की बात भी नहीं करूंगी, गाड़ियों में यादव बॉय, गुज्जर बॉय, ये सब भी लिखा होता है। मैम अब देखिए, इग्नोरेंस है तभी तो हम बोल रहे हैं ना। अब जो इग्नोरेंट है उस पे क्या ही गुस्सा करना। अब एक छोटा बच्चा है, वो आपको ना बॉक्सिंग भी करता है, कुछ वो करेगा, हम यही सोचते हैं कोई नहीं यार बच्चा है, इसको नहीं समझ है ना। या कोई इंसान मेंटली अगर उसको कोई प्रॉब्लम है ना, स्किज़ोफ्रेनिया है, कुछ है, तो आप समझ लेते हैं कि यार नहीं इसको चलो प्रॉब्लम है। तो जातिवाद भी क्या है, वो वही है ना कि उनका बेचारों का पूरा मेंटल सिस्टम हिला हुआ है। उनकी गलती नहीं है, उनके पास लाइफ में कुछ अचीव उन्होंने किया नहीं है ना, इसलिए बेचारे। अब अहंकार तो आ जाता है इंसानों में, हर किसी को अहंकार करना है। अब जो कोई अमीर हो जाए तो वो अपने अमीर होने का अहंकार कर लेता है। कोई पॉपुलर हो जाए विराट कोहली की तरह, तो वो कि हाँ भाई मैं पॉपुलर भी हूँ, पैसा भी है, सब कुछ है,
लेकिन जो बेचारा जिसको कुछ भी नहीं मिला, तो बेचारा तो फिर यूं ही अहंकार करता है, अरे मैं ब्राह्मण। तो मुझे थोड़ा क्यूट भी लगता है कई बार, मतलब बकवास भी लगते हैं कि लेकिन बेचारे आप देखो ना, उन बेचारों के पास कुछ है नहीं, वो कई लोग गरीबी में रह गए हैं, तो यही उनके पास एक चीज़ है कि मैं तो प्राउड ब्राह्मण हूँ जी, है ना। इसलिए अमीरी में जो रह गए उनके पास, उनको भी काफी प्राउड है इस चीज का। हाँ, कौन कौन जो काफी रिच क्लास है, जो बहुत पढ़ लिख गए हैं, जो सो कॉल्ड बहुत नीतियां भी बना रहे हैं, वो भी बहुत इस चीज से इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं हीन भाव तो उनके अंदर भी रह गया है। तो इंसान जो भी चीज़ें उसे लगती है ना कि ये जो ऊंच नीच का खेल है, अमीर वर्सेस गरीब, आदमी वर्सेस औरत, कई लोगों तो अपने आदमी होने पे भी गर्व है, मर्द में अरे भाई तूने क्या किया, मर्द होने में तो पैदा हो गया, कौन सी इसमें गर्व की बात है, एक आदमी एक औरत है ना। तो लोग जो है ना, आदमी औरत अमीर गरीब और मतलब कास्टिज्म, है ना, और आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम अ प्राउड मुस्लिम, तो अपने धर्म को बेटर मान लेना, तो इस तरीके से लोग इकट्ठे करते हैं। अच्छा और मेरे पास क्या है, चलो यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर वो सारा करके यस आई एम दिस। पर हमारे देश में लड़कों से बस एक ही उम्मीद होती है, बस वो पैदा हो जाए। हाँ बस, और क्या। और लड़के और लड़कियों से तो कहा जाता है नहीं, लड़कियों को मत मारो क्योंकि पिता की शान है बेटियां, ये तुम्हारा नाम बढ़ाएंगी, और ये है वो है, ये देश का नाम रोशन करेंगी, इसलिए इनको मत मारो। वो ये नहीं कह रहे कि यार वो इंसान है, क्यों मार रहे हो। तो वो एक बेसिक समझ अभी लिबरल नैरेटिव्स में भी मिसिंग लगती है। और लोगों को, अब लोग कहते हैं कि यार अहंकार करने में हमें मजा आ रहा है, तो विजेता हम इसे छोड़े क्यों। और लोग ये कहते हैं हाँ यार हमारे पास है कुछ अहंकार करने को, तो हम छोड़े क्यों। लेकिन बात यह है कि जो अहंकार है दरअसल वो हीन भाव ही है। जो अंदर हीन भाव है वो बाहर बनकर निकलता है अहंकार। जो इंसान अपने आप में संतुष्ट है, आप देखो वो कभी वो नहीं होगा। और क्या होगा, थोता चना बाजेगा ना, मैंने सुना है ना। तो वही है कि जिस बेचारे के अंदर कुछ ना कुछ है कमी, वो भले ही अमीर हो गए, आपने कहा ना कि जो कुछ अमीर है वो भी ये करते हैं, तो उसको ये लग रहा है कि यार मैं अमीर तो हो गया, लेकिन शायद ये मेरा अमीर होना भी काफी नहीं है, अभी भी हीन भाव है, तो चलो फिर ये वाला भी ले आओ। पिछले जी आजकल आश्रम बापू को एक गैंग रेप में बरी करा दिया गया, और एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वो उनके राम हैं आश्रम, और उनके ठाकुर हैं। क्या कहेंगे आप आश्रम पर? तो ये तो क्या ही कहे, ये तो बड़ी अजीब ही बात है। अदरवाइज प्रेम भाई को पहले मुझे अच्छे लगते थे कि यार बड़ा एक उनके चेहरे से नूर टपकता है, शांति है ना। लेकिन अब ऐसी चीजें सुनते हैं तो बड़ा इस बात मुझे भी दुख होता है कि उन्होंने आश्रम को कहा कि वो मेरे राम है ना, तो बड़ा दुख होता है। क्या क्या सेंस बनी इसकी कि लीला है, ठाकुर भी जेल में पैदा हुए थे, लीला बाहर है, वाह क्या क्या है ये। एक इंसान जो ऐसे जघन्य क्राइम के लिए जो कन्विक्टेड है, जो जेल में है, जो जेल में, और उसको आप ये कह रहे हो। लेकिन वही है ना, समाज में है एक्सेप्टेंस इन सब चीज़ों के लिए। गुरमीत राम रहीम को कितनी बार पैरोल मिल चुकी है ना। अगर नेताओं को ये होता कि यार लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे कि अच्छा यार ऐसे रेपिस्ट को बार बार पैरोल दी जा रही है, तो पैरोल थोड़ी ना मिलती हर चुनाव से पहले। अभी तो लेकिन उल्टा है, अभी तो उल्टा है। तो सोचिए कि उनके भक्त इस बात से इम्प्रेस हो रहे हैं कि हमारे बाबा को पैरोल मिल रही है, चलो जी हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। तो सोचिए ना कि वो भक्त जो है वो ऐसे शॉट्स देखे हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन लोग जेल के बाहर जाकर आरतियां कर रहे होते हैं। जिस जेल के अंदर ये अंदर बंद है, वहां उनके भक्त बाहर जेल के बाहर आरती कर रहे हैं। ये क्या सोच है? देखिए ये जो नाम है ना, आसाराम या गुरमीत राम रहीम, ये तो बेसिकली अलग अलग बाबाओं के अलग अलग भक्त। लेकिन दरअसल लोग गुलाम अपने अहंकार के ही होते हैं। जो आसाराम के भक्त हैं वो गुरमीत राम रहीम को निर्दोष नहीं मानेंगे, या गुरमीत राम रहीम के जो भक्त हैं वो आसाराम को निर्दोष नहीं मानेंगे। हर किसी को मतलब किससे, मेरा बाबा, मेरा मैं। तो जो मैं मेरा है ना, वो जो अहंकार है, उसी से ही लोगों को ये है कि यार मैंने तो इसको मान लिया, मैं तो इसका मानसिक गुलाम बन गया, मैं तो इसका भक्त। वो कहते हैं नाम ले लिया जी, मैंने तो उसका नाम जप करते हैं, है ना। तो भगवान और आपके जो है आपके जो विश्वास है, या आपको हिम्मत किस चीज़ से मिलेगी। तो भगवान का जो मामला है वो एक बहुत ही पर्सनल मामला हो जाता है। माँ बाप को तो फिर भी इंसान ऐसे देख लेते हैं, चलो माँ बाप है मेरे, बट अलग इंसान है। लेकिन भगवान का मामला तो बहुत पर्सनल मामला हो जाता है। और फिर आप किसी बाबा के पास गए और आप मान रहे हो कि ये भगवान का ठेकेदार है,
हाँ, ये बाबा कान में बताते हैं कि ये वाला तुम्हें नाम बोलना है ना। तो सोचिए ना, तो फिर वो तो मानसिक गुलाम बन गए ना। और बाबा के खिलाफ बोला, यानी आपने उनके खिलाफ बोल दिया, तो धर्म भी वही। हिंदू को इससे मतलब नहीं है कि इस्लाम पे बोल दो, तब तो हिंदू बड़े खुश होंगे, अरे हाँ सही है, और क्या है ये है। मुस्लिम को इससे दिक्कत नहीं है कि आप हिंदुइज्म पे बोलो, हर किसी को दिक्कत किससे है, मेरा धर्म, मेरे धर्म पे क्यों बोल दिया, तो मैं, मेरा, वो जो है ना, वो अहंकार है। और इस अहंकार में इंसान सड़ रहे हैं। क्या ही अध्यात्म होगा, क्या ही अध्यात्म आपको मिलेगा, क्या आपका स्पिरिचुअल लिबरेशन होगा जब आप इस घटिया लेवल पे पहुंच चुके हैं। एक और बाबा जी हैं, पुक्की बाबा, जो बहुत फेमस हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो बल्कि ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार कर आएंगी, 25 की उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, उनकी पहले ही कर लेनी चाहिए शादी, 4 जगह मुंह मार कर आएंगी तो कैसे संबंध चलेंगे। वो तो डिवोर्स का भी जो रीज़न है वो ये बता रही है कि लड़कियां इतनी लेट शादी हो रही है, 4 जगह मुंह मार कर आ रही हैं, इस वजह से रिश्ते चल नहीं रहे हैं। नहीं, अनिरुद्ध के बारे में मैं कई बार सोचता हूँ तो मुझे एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र का ध्यान आ गया है ना, क्योंकि आपने अगर वो कहानी सुनी हो तो उसमें क्या है कि जितना मुझे ध्यान है कि कुछ ऐसा है कि वो डोम के पास असिस्टेंट होते हैं हरिश्चंद्र, और उनकी वाइफ अपने बेटे की लाश लेकर आती है, और वो कहती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, साड़ी भी उसकी आधी है, और वो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा, मैं तो इस डोम का असिस्टेंट हूं और मुझे तो पैसा चाहिए। अब उस पूरे ब्रैकेट में आप देखो, और उससे आगे क्या होता है वो मतलब मुझे बोलने में भी अजीब सा लगता है, ठीक है, लेकिन जिनको कहानी पता होगी पता ही है। तो अब आप ज़रा सोचो कि उस एक सेट ऑफ कंडीशंस में देखें कि जहाँ पे धर्म को ऐसा डिफाइन किया गया है कि तू डोम का असिस्टेंट है, और जो वाइफ है वो अपने पति को ही अछूत भी मान रही है, और जो पति है वो ये कह रहा है कि नहीं, फ्री में मैं नहीं करूँगा, भले ही तेरे पास कुछ नहीं है तू दे। तो अपने उस धर्म का जो सेट ऑफ कंडीशंस है उसमें तो दोनों सही व्यवहार कर रहे हैं, और इसलिए माना भी जाना चाहिए कि यार हाँ वो तो बड़े धार्मिक इंसान है। लेकिन अगर आप उसको बाहर से देखो तो ये कितना ईविल है कि कोई औरत अपने बेटे की लाश लिए हुए खड़ी है और आप उससे कहते हो कि नहीं, कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। तो सेम पुकी बाबा भी यही है कि अगर पुकी बाबा की, अनिरुद्ध की, मैं कुछ रील्स देखता हूँ तो जैसे किसी औरत ने कहा कि हाँ मेरा पति था, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं रखा और मैं अलग से रह रही हूँ, तो उसने कहा कि अरे मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ, कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। तो वो ज़रूर एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो अच्छा आदमी जिस ब्राह्मणवाद के अंदर है, उस ब्राह्मणवाद में तो ईविल है ना, तो इसलिए वो चाहकर भी कितना क्या अच्छा वो बन पाएगा। वो ब्राह्मणवाद एक सीलिंग बन गया, इससे ज़्यादा अच्छे तो आप नहीं बन पाओगे। तो मे बी इस सीलिंग के अंडर तो वो सही है कि उसने कहा कि अरे मुझे अपने भाई की तरह समझना, लेकिन अब जो सारे उसके विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। औरत का, आप औरत से ही सुनते हो ना फिल्मों में भी, मैं आज भी गंगा की तरह पवित्र हूँ। तो आदमी की पवित्रता क्या? सीता जी ने दी ना अग्नि परीक्षा, तो राम तो खुले घूम रहे थे, उन्होंने तो अग्नि परीक्षा नहीं दी। तो आदमी की पवित्रता की बात कब होगी? आदमी तो डिंग मार रहे हैं, मेरे तो 4 गर्लफ्रेंड है, वो तो डिंग मार रहे हो, तो खुद से बता रहे हैं, तो स्टेटस सिंबल है कि 4 है 5 है गर्लफ्रेंड, तो फिर मैं तो इतनी लड़कियां पटा ली और ये वो, उसकी बात कब करेंगे? प्रेम भाई को करनी चाहिए ना उनकी भी बात, अनिरुद्ध को करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद के ही चट्टे बट्टे। मे भी अगर अनिरुद्ध से मेरी बात हो कभी डायरेक्ट, मे भी शायद मैं उनको ये समझा सकूं, लेकिन ये बेचारे थोड़े जड़ बुद्धि होते हैं, मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि आप आचार्य प्रशांत में ज़्यादा रील्स क्यों बनाते हो, इन पे कम क्यों बनाते हो। तो दरअसल आचार्य प्रशांत एक फिलोसोफर जैसे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, IIT गए हैं, IIM गए हैं, सोच सकते हैं, रीज़न आउट कर सकते हैं, इसलिए मेरी उम्मीद थोड़ी उनसे ज़्यादा रहती है ना। अनिरुद्ध तो मुझे लगता है बेचारा ठीक है यार, जितने जो पढ़े लिखे हैं, जितना अपना शास्त्र से रटा वटा और वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, बस वही बात है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो। आखिरी सवाल जी, आपने राम को लेकर स्टेटमेंट दी थी कि वो भी मांस खाते थे। मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रही है कि आपने राम को लेकर कहा कि वो मांस का भक्षण करते हैं। तो हमारी वो वीडियो आई
तो उसके बाद ब्राह्मणवादी लग गए दुनिया भर के शब्दों के मकड़जाल बुनने, लेकिन जो उसमें दिया हुआ है श्लोक उसका कोई रिबटल आपके पास नहीं है। बताइए, जो उसमें लिखा हुआ है ना कि भाई 4 मृग को मारा खाया, और जो कि हिस्ट्री से बिल्कुल मैच करता है। उस टाइम पे खाते थे लोग मीट, कौन सी इसमें बड़ी बात है। तो लोग कह रहे हैं राम का अपमान कर दिया। अरे काहे का अपमान कर दिया भाई? तुम डिसाइड करोगे क्या कि क्या सम्मान और क्या अपमान? तुम अपने ब्राह्मणिकल प्यूरिटेनिज्म राम पे क्यों थोप रहे हो? हाँ, उस टाइम पे था, वो क्षत्रिय थे, खाते थे लोग मीट। हाँ, और अभी भी यही चल रही है। तुम छी छी छी। सुधा मूर्ति क्या कहती है? मैं तो अपने ना बर्तन भी अलग लेके चली हूं। तो मेरे सामने बोल के दिखाओ, मैं सुनाऊंगा उनको कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। बताइए। और ये फिर कह रहे हैं तुमने राम का अपमान कर दिया। अरे अपमान तुम कर रहे हो हर एक चीज का, तुम इंसान का अपमान कर रहे हो, तुम इंसान को इंसान की तरह नहीं देख रहे। और इसीलिए वो किसी भी हिस्ट्री को, किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। कितने सारे ब्राह्मण जो हैं, तो बहुत सारे ब्राह्मण के मैसेज आए कि हाँ सर आपने सही बोला, हम तो खाते हैं। मैथिल ब्राह्मण भी खाते हैं, कोंकण ब्राह्मण भी खाते हैं, बंगाली ब्राह्मण भी खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? खाते हैं। पूजा पाठ में लोग बकायदा तो है, मछली उनके यहाँ बनती है। तो और अश्वमेध यज्ञ फिर क्या होता था? तो क्या मतलब, स्वामी विवेकानंद ने भी झूठ बोल दिया क्या? अब उसमें तो हमने स्वामी विवेकानंद की भी बात की थी, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये लिखा हुआ है उनकी किताब में। और उनकी क्या, आप डायरेक्टली आप देख लो, वेदों में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तो मांस का सेवन किया हाँ, मतलब मछली खाते थे। तो ये तो है ना फिर मनुस्मृति में कि हाँ वो मीट लो और उस पे भी वो उसको भी पवित्र कर देते हैं। मीट को पवित्र होता है, पवित्र कर देते हैं, उससे भी पानी छिड़क के सब पवित्र कर देते हैं। लेकिन बस दलित उनको छू ले तो वे खुद वो हो जाते हैं अपवित्र। तो मैं तो कहता हूं कि ब्राह्मण ज्यादा पावरफुल है, दलित ज्यादा पावरफुल है। कि तुम्हारे कोई भी पूजा पाठ कुछ भी दलित को पवित्र नहीं कर पा रहा, फिर तो दलित ज्यादा पावरफुल हुआ ना। क्यों तुम्हारी खाट खड़ी कर देते, तुम्हारी ऐसे कर देते हैं कि नदी में आप स्नान करो आपके सारे पाप कट जाते हैं। दलित फिर भी पवित्र नहीं हो पा रहा, नदी में जाने से भी, पूजा पाठ से भी, किसी भी चीज से। फिर तो दलित में कुछ कमाल की बात है। फिर आपको नीचे होना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ तो कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर बकायदा बलि दी जाती है, तो वही प्रसाद के रूप में भी मिलता है। तो है, कामाख्या मंदिर में अभी भी होते हैं। हम झारखंड में थे, और झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर है, वहाँ बकायदा बलि दी गई और उसको वही प्रसाद के रूप में बटा है, लोगों ने खाया है। और ये क्यों होते हैं, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि ब्राह्मणवादी तो पहले खाते थे मांस, और फिर जैसा मैंने कहा श्रमण मूवमेंट्स के बाद बुद्धिज्म जैनिज्म आए, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हमसे ज्यादा मॉरली सुपीरियर हो गए, नहीं हम वो बनेंगे, है ना। लेकिन अब मुंह से लार भी टपकती है मीट को देख के, तो थोड़ा कुछ मनुस्मृति में ये भी डाल दिया कि पवित्र करके खा लो, ये करके खा लो। लेकिन ये भी कर दिया कि हाँ हम नहीं खाते। अब लेकिन क्या है, हिंदुइज्म में बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जिसमें तंत्र है, जिसमें भक्ति मूवमेंट अलग है, जिसमें व्रत है, जो कि नॉन वैदिक आर्यंस थे, स्टेप्स से ही आए थे, लेकिन वो ब्राह्मणवादी नहीं थे, वो अपना मगध में और अलग जगह पे रहते थे। उनकी एक अलग ट्रेडिशन है। शिव जो है वो ब्राह्मणवाद से बाहर भी उनका इमर्जेंस हुआ है। तो हिंदुइज्म में जो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, तो कुछ ट्रेडिशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग मीट खाते हैं। इवन मीट तो बंगाली जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल में भी होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और खुलकर इतनी सारी बातें की। उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में लोग इस पॉडकास्ट को जो देखें और जो समझें उसका रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।